We welcome our eminent speakers, our delegates, and all the professors, all the as this national seminar is built by teaching active and interactive learning about youth organized by movement. Today is the second day of our national seminar on Youth-20 India emerging issues, challenges, and reform, sponsored by ICF. I heartily welcome our special guest, Dr. A.P. Sir, former Deputy Director, RCUE Technology, and a very renowned for his scholarly activity and project director in various projects programs funded by UNICEF, UNESCO, and World Bank. Well, he has also been felicitated by Distinguished Scientist Award by VD Good Professional Association. I welcome you, sir, please, and request Dr. Vishal Fatima to come on stage and give okay to sir. Sir, I welcome you. Uh, राष्ट्र को नमन करते हुए आज के द्विदिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के द्वितीय सत्र में द्वितीय दिवस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आज प्रोफेसर ए.के. सिंह हैं और विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर ए.के. पांडे जी ऑनलाइन जुड़ेंगे और प्रेसिडेंट की अध्यक्षता करते हुए हमारे बीच में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर बी.आर. अग्रवाल मैम है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैम आपसे अनुरोध है कि आप मंचासीन होकर हमें अनुप्रेरित करें। प्रिंसिपल मैम से भी अनुरोध है कि वह मंच पर आए और साथ ही मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे सर डॉक्टर शरण सिंह सर ए.के. पांडे सर का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि मंचासीन हो सर, आप मंच पर आए। शैलेंद्र पांडे सर, डॉक्टर शैलेंद्र पांडे। शिक्षा अनंत से अनंत का अनंत रूप से चलने वाला एक ऐसा रूप है जिसको हम सभी आज यहाँ पर अपने समक्ष देख पा रहे हैं, क्योंकि देश भर से यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कई ऐसे डेलीगेट्स जुड़े हैं जिनको आज जो आज बनेंगे साक्षात यूथ-20 इंडिया इमर्जिंग इश्यूज चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड नेशनल सेमिनार के भाग में आप सभी का हृदय आभार कि आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला। आगे की चर्चा के लिए मैं पुनः डॉक्टर अनिता को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। May I request Dr. Noor Fatima to come on stage and give the bouquet to Professor A.K. हमारे बीच में उपस्थित आज के स्पेशल स्पीकर डॉक्टर नलिनी जी, जिनसे अनुरोध करती है कि वे मंच पर आकर हमें वेलकम करें। जोरदार तालियां हमारे हमारे बीच में आज के नेक्स्ट सेशन के लिए टेक्निकल स्पीकर के रूप में प्रोफेसर शालिक हैं। मैं उनसे भी कहूंगी कि शालिक सर आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे के लिए मैं डॉक्टर अनिता को बुलाना चाहूंगी।
Please come and give. Fat Fatima for sure. बहुत बड़ी हमारी पूजा मान स्वागत की श्रृंखला में हमारे बीच में प्रेसिडेंट के रूप में उपस्थित प्रोफेसर बी आर अग्रवाल मैम मौजूद है, जो कि हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य भी हैं और बहुत ही एक अच्छे कुशल निर्देशक में हम सभी ने उनके साथ काम किया है और आज हम सभी गौरवान्वित हैं आपको हमारे बीच पाकर। मैम आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन और मैं आपके स्वागत के लिए प्रोफेसर सरिता सिंघानी मैम को बुलाना चाहूंगी कि वे उनका बुके देकर स्वागत करें। यह पुष्प सिर्फ आपका स्वागत ही नहीं करें, हमारी भावनाओं को आपको अब मैं शॉल के लिए शॉल देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर प्रतिभा श्रीवास्तव मैम को। इसके पश्चात मैं अनुरोध करती हूँ हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर नलिनी मिश्रा जी उपस्थित हैं, जो कि आज वक्ता के रूप में स्पेशल स्पीकर के रूप में हमारे समक्ष मैं यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर प्रोफेसर वंदना शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो डॉक्टर वंदना शर्मा जी का स्वागत पुष्प देकर करें। डॉक्टर नलिनी मिश्रा जी का स्वागत पुष्प भेंट करके करें। विभिन्न देने के लिए मैं डॉक्टर प्रोफेसर दीपाली श्रीवास्तव मैम को अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं। डॉक्टर नलिनी मिश्रा जी को विभिन्न देकर सम्मानित करेंगे। स्वागत की कड़ी में मैं आगे हमारे बीच में उपस्थित नेक्स्ट टेक्निकल सेशन के वक्ता प्रोफेसर शारिक डॉक्टर शारिक जी हैं यहाँ पर, तो मैं उनके स्वागत के लिए मंच पर उपस्थित डॉक्टर नम्रता पांडे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इनको कुछ भेंट उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच। आगे की कड़ी के लिए मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर अनीता से कि वे इस कार्यक्रम को अगले चरण तक लेके जाएं। मैं ही पटल पर आपको आगे की तरफ लेके चल रही हूँ और अब मैं हमारी ऊर्जावान एक कुशल निर्देशन देने वाली हमारी प्राचार्य जिसे अनुरोध करूंगी कि आज के राष्ट्रीय सेमिनार के लिए
हमारे बीच उपस्थित वक्ताओं का, डेलीगेट्स का और हमारे महाविद्यालय से उपस्थित छात्र छात्राओं का, विभिन्न रिसर्च स्कॉलर का स्वागत मंच के माध्यम से करें। मैं सर खुद कि वे मंच पर आए। आज हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का दूसरा दिवस है और आज भी हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की ऊर्जा के साथ सभी अतिथियों के साथ मंच पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार पाठक जी, जो कल हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में थे, उनका भी स्वागत करती हूँ। हमारे महाविद्यालय की प्रबंध समिति की हमारी संरक्षिता श्रीमती कुमकुम स्वरूप जी का, हमारे सचिव सर श्री गौरव स्वरूप जी का और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनंता स्वरूप जी का भी उन्हें आज दूसरे दिन हम स्वागत करते हैं। पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से महानुभावों का अभिनंदन करते हैं। आज के द्विदिवसीय इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में ही मैं कहना चाहूंगी, प्रोफेसर ए के सिंह हमारे बीच हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम ये कार्यक्रम आयोजित कर पाए हैं। सरकार इसको मतलब कर हम रहे हैं, पर पीठ पर हमारे उनका हाथ है, ये उन्हीं का साथ है, ये उन्हीं का विश्वास है कि इस कार्यक्रम ने यह मूल रूप आज लिया है। तो सर के लिए बहुत जोरदार और दूसरी हमारे आज की जो मुख्य वक्ता है डॉक्टर नलिनी मिश्रा, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। और आज के इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए जिन्होंने बहुत ही सहर्ष और सहजता से निमंत्रण को स्वीकार किया है, उनका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ, मैडम पीआर अग्रवाल। कि हम अपने उस भाव को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन। द्वितीय सत्र के वक्ता हमारे बीच मौजूद है। ये उनकी बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति है कि वो समय से पहले हमारे साथ आज पूरे दिन अपना समय बहुमूल्य समय देकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। प्रोफेसर और जैसा कि कल से हम इस विषय को लेकर काफी कुछ मंथन कर चुके हैं कि युवा शक्ति से एक योजना बनाई जाए। एक तरह से ये सेमिनार एक योजना है, एक कार्यक्रम को जो भारत के विकसित स्वप्न को साकार करने में भूमिका अदा करे, उसके लिए जो विषय चुना गया था, यूथ 20 इमर्जिंग इश्यूज, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड।
वास्तव में हम उनकी समस्याओं को यहाँ रख भी रहे हैं। कई समाधान भी कल के स्पीकर्स ने, वक्ताओं ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। हो सकता है उन समाधान से कुछ सकारात्मक हल हर समस्या का होता है, क्योंकि तो जरूर वह हमारे सामने एक हल, एक सॉल्यूशन, ये संगोष्ठी लेकर आएगी। युवाओं के कंधों पर ही आगामी किसी भी राष्ट्र की भविष्य की परिकल्पना की जा सकती है। तो इतना प्रासंगिक विषय हम लोगों की संगोष्ठी का है, तो उसमें उसी तरह के हमारे जवान प्रबुद्ध विद्वान वक्ता कल भी हमें बहुत कुछ देकर गए हैं। उनके मंथन से आज के और अमृत का हम पान कर पाएंगे, आज के विचार और हमारे सामने हो। युवाओं की समस्याओं में कल एक स्पीकर ने ट्रांसजेंडर की भी समस्याओं को सम्मिलित किया था। तो कोई भी पक्ष यहाँ अछूता नहीं रह रहा है कि किस तरह से हर पक्ष को समाहित करते हुए कोई समाधान हो जाए। तो मैं अपनी ओर से फिर से अपने छात्राओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि युवा शक्ति देश की आशा है। युवा शक्ति देश की आशा, नए सपनों का साथी, नई राहों की अभिलाषा। उन्हें नई राहों की अभिलाषा है, जिसमें शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। उठो युवा, बदलो कल की तस्वीर, तुम ही हो विकसित भारत की ताबीर। संकल्प से बढ़े मंजिल की ओर, जीवन की हर मुश्किल की तुम्हारे हाथ में ही है डोर। तुम्हारे हाथ में ही है डोर। अगर समस्या है तो समाधान भी हम सभी के हाथ में है। युवा शक्ति ही देश की शान है। 2047 के नए विकसित भारत का मान है। यही युवा 2047 का जो स्वप्न आज भी हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं, उनका भाषण हम अपनी संगोष्ठी की वजह से विराम कर चुके हैं। उनके उस विजन को हमें ले जाने के लिए इस युवा शक्ति की चेतना को जगाना इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का विशेष ये है, लक्ष्य है। और मैं समझती हूँ कि यहाँ प्रस्तुत व्याख्यानों से बहुत कुछ उसका समाधान हमारे सम्मुख होगा। और इसकी जो हम पुस्तक भी शोध पत्रों के संकलित निकालेंगे, तो वह भी ज्ञान के सागर में एक पूर्ण का काम अवश्य करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आए हुए समस्त अतिथियों का स्वागत करती हूँ, अपनी छात्राओं का भी स्वागत करती हूँ और मीडिया बंधुओं का भी स्वागत करती हूँ, जो हमारे इस कार्यक्रम को दूर दूर तक धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for your precious thoughts and words. Well, show me a youth without hope, and I will show you a youth without future. These sentences are like fuel for us. So, with this energy, I would like to heartily welcome our special guest, Professor A.K. Singh, sir, former Deputy Director, Regional Center for Urban and Environmental Studies. Well, he is renowned for his scholarly acumen. Sir has contributed as consultant and project director in various projects, programs funded by UNICEF, UNESCO, and World Bank. Well, he has also been felicitated by the Distinguished Scientist Award by VD Good Professional Association. Sir, I welcome you on time. Please share your precious thoughts with us.
फेडरेशन को जो है हाँ इतना मान की जरूरत नहीं होती है अपने को ज्यादा नहीं करते दूसरा है कि हम लोगों का काम ही है कि लोगों को थोड़ा सा मॉरल बेस्ड करना चाहिए कि एकेडमिक फील्ड में है तो सिग्निफिकेंट काम करें कुछ लोगों को नहीं करना। क्योंकि अल्टीमेटली आने के बाद हम लोगों का यही सोचेगा कि आगे के लोग याद रखेंगे राजनीति की किताबें पढ़ेंगे कि हाँ न्यू मैडम कोई थी इन्होंने आता है अदरवाइज तो लोग ये हाँ हाँ प्रिंसिपल बड़ो हो जाए तो कम से कम सुधार कराए रोजगार कराए किताबें वो बात दूसरी कि आज के दौर में नहीं करते होना भी चाहिए लेकिन लोग ऑपरेट नहीं करते तो हाँ और दिक्कतें बढ़ जाएंगी तो कांग्रेस में जाती है तो हम लोग को सहयोग जो बनाया वो हम ये भी नहीं बना पाए मैं जानबूझ के अपने बायोडाटा को लिखना नहीं चाहता था मैं कहना चाहूँगा कि मैंने काफी काम किया है साथ में काम करके जितना शुरू करेंगे वो मोटा वो लोग जितना जो है ना कभी आने वाले 10 से 15 लाख पर तो लोग कैसे निकल करते हैं निकलते इसके लिए कोई लोग कोई नाम होता है या कोई लोग कोई हम स्टार्ट करते हैं आपको इससे स्टडी करते तो उसको हम लास्ट लेकर कोई यार एवरेज के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में इस पर लेके भी काम कर रहा हूँ और आगे पेपर डाटा में वो काम तो ठीक है इस बात में जहाँ तक की बात है कि हमारे गवर्नमेंट के पास कि हाँ इस छोटी का जो प्रेसिडेंसी है वो भारत सरकार को मिलता है और इस छोटी के कंटेक्स्ट में हाँ हम लोगों ने जब ये प्रोपोजल बात की उसमें हम लोगों ने 3 विषय का प्रयोग किया था एक इवेंट होगी दूसरा आपने बाइक होगी या यूथ होगी और तीसरा सब्जेक्ट हमने अर्बन होगी अर्बन होगी का सिद्धांत मैंने अभी दिसंबर में हम मुझे करना था लेकिन अभी पता करना को मैंने किया है हाँ यूथ होगी का हम लोग कर रहे हैं और बाइक होगी का प्रोपोजल जो था वो करीब फाइनल हो रहा था लेकिन कहा कि अब दूसरी व्यवस्था के समय में मार्ग आप नहीं कर पाते तो उसको होल्ड में डाल दिया जाके आप लोग करेंगे तो बाइक इस तरह से हम लोगों ने ज्यादा समय में नहीं लूंगा आज तक मुझे बताऊंगा देखिए पहली बात की बात करते हैं में नो डाउट 19 और प्रेसिडेंसी हमारे पास नवंबर 2023 तक थी हमारे पास नहीं है लेकिन ये हमें अच्छा मौका मिला है कि हम कई जो क्षेत्र हैं क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं या जो विकास के जो अड़चने आ रही है बाधाएं आ रही है दूर कर सकते हैं और एक अच्छी बात बड़ी है कि हम ग्लोबल लेवल में जो कॉम्पिटिशन आपको ये भी मालूम है कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक चला था उस दौरान में जो इंडिया की लीडरशिप थी वो काफी अच्छी थी और ग्लोबल लेवल पर जो ग्लू वाटर इमर्ज हुआ है इसमें देश की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति मिली है वो सफलता पाने में और आज हम लोग काफी दबाव की स्थिति में है कि हम दूसरे राष्ट्रों पर या उनकी राजनीति में हम लोग टक्कर कर सकते हैं या प्रभावित तो इसलिए है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ग्लोबल
ग्लोबल ट्रेड और बिजनेस है उसमें भी अपना बेटा 5% और की बात टू थर्ड पावर मेजर कंट्री में इसमें ने जो किया है और भारत के लिए था इसमें एक तो लाइफ की बात किया है नया मॉडल डेवलप किया भारत सरकार ने नीति आयोग ने किया था कि इसमें लाइफ की बात की गई है लाइफ स्टाइल का निर्माण में और इस मामले में जो यूथ के पर्टिकुलर वो बिहेवियर को अडॉप्ट करे दूसरा तो क्या है एक्सीडेंट एक्सेलरेटेड गुड की बात की गई अभी पिछले 4-5 सालों का जो मेरा इकोनॉमिक सर्वे है और एक बात की तकलीफ हुई है कोविड के बाद और जो जीडीपी है ये माना जा रहा है कि हमारा यही जीवन रहा तो तीसरे नंबर पर जो है ना हम लोग हो जाएंगे और इस तरह से हमारे को दूसरा तो है ना बात में तो ग्लोबल लेवल के बेंचमार्क्स हैं आपका पैरामीटर्स हैं इंडिकेटर्स हैं या जो कमिटमेंट्स हैं ये सौभाग्य की बात है कि अभी तक महिलाएं देश की आबादी में या देश के मानव संसाधन में लगभग आधी आबादी का योगदान रहा है आधा हिस्सा है लेकिन इसकी बावजूद भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ना करने के तो आज भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफी इंडिकेटर्स की तरफ देखेंगे तो लगता है कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर है कि डिफरेंसेस कम हुए हैं ग्लोबल लेवल की रिपोर्ट दिखाने तो जनरल लेवल बना हुआ वो फिर पहले हम वाइट कॉपी की बात करते हैं आप इसमें प्राइवेट की बात किया निश्चित बात किया भारत सरकार ने बेसिकली 5 फ्रंट की बात किया है हमारे प्राइवेट अभी अभी बात किया था उसमें 5 बात की और 5 जो प्रमुख है जो है वो उन्होंने विकसित भारत की बात की क्योंकि 2047 में देश की आजादी के करीब 100 वर्ष हो जाएंगे तो वो जब 100 ईयर्स हमारे देश 100 ईयर्स होंगे तो उसको ग्लोरियस वे में ग्लोरियस मैनर में हमें इसको सेलिब्रेट करना है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो स्टूडेंट है वो हमारा नेशनल म्यूजियम होगा और 2047 के फाइनल्स का विकसित भारत की बात और विकसित भारत में एक नया कंसेप्ट आया ज्ञान का मतलब हो गया उन्होंने 4 पिलर कह लीजिए कि उन्होंने पिलर करने की बात की है ज्ञान का हो गया जागृत था आपका जो है गरीब जिसको हम लोग कोई भी बात करते हैं दूसरा आपका जो है उन्होंने की बात की है अन्नदाता की बात है तीसरे लेवल पर उन्होंने युवा की बात किया है जो यूथ हो गया और उसके बाद उन्होंने बात किया है नारी शक्ति और उनका कहना है कि जो विकसित भारत है विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब ये आपका जो पुअर है या जिसको कह लीजिए गरीब है अन्नदाता है और युवा है और साथ ही इनको सबको मिलाकर और इनका जो विकास होगा इनको हम विकास की धारा में जोड़ेंगे तभी जाकर हमारा देश का विकास होगा तो इस तरह से आपका माइक्रोनी का कंसेप्ट है और इसमें हम लोग बात करेंगे वाइट की कंटेक्स में जो एरियाज रहे हैं उन सिम्युलेटिव एरियाज में सबसे महत्वपूर्ण रहा है कि आपका इंडस्ट्री फोर की बात की जा रही है सर्विसेज सेक्टर में उनमें हम लोग टेक्नोलॉजी का सेक्टर है दूसरा जो है हम लोगों ने एक हिसाब से यूथ के बारे में कहा जाता था कि वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं अब ये कंसेप्ट चेंज हुआ है अब
इस इशू की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि यूथ जो है ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर, वो जो युवा लोग हैं वो रोजगार के अवसर ज्यादा ज्यादा सृजित करें, जिससे दूसरों को रोजगार मिल सके। वो सिर्फ रोजगार के जो है ना जॉब सिस्टम न रहना, वो जॉब प्रोवाइडर की लोगों को किया जा रहा है। तो ये रिसर्च और इनोवेशन की बात की जा रही है कि किस हिसाब से जो है ना तो की बात की गई। एक डिजिटल रिवोल्यूशन भी है, ये बड़े पैमाने पर रहा और कोविड-19 के बाद जाए और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी नो डाउट आपको इसको कुछ करने के लिए तो किया, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पर्याप्त नहीं है, हम लोगों को चैलेंज अपनी जो हम बात करते हैं वो आपका जो है क्लाइमेट चेंज का और जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, हमारा इन्वायरमेंट के इक्वालिटी है, वो भी काफी प्रभावित हुई। और इसीलिए हम लोग जो बात करते हैं, जो अर्बन सेक्टर में जो बात करते हैं, वो लोग जो है हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी की बात, सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट ये है कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर अडॉप्ट करें, जैसे यूथ में जो है कैसे हम पानी को बचाएं, तो हमारा जो यूज वाटर है उसको कैसे हम रिसाइकिल करें, उसको हम पुनर्प्रयोग करें और या इस तरह से जो है आप लोग जो वेस्ट वाटर जिसको कहते हैं वो वेस्ट नहीं होगी, या इसी तरह से आपका हम लोग प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं कि रिड्यूस है, यूज है, रिसाइकिल है, हाँ इसको हम लोग प्रमोट करेंगे। तो सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं और इस तरह से हम काफी संसाधन कर सकते हैं और साथ साथ जो है ना हम रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम या कंपोस्टिंग करने की बात की जा रही हो या फिर आपको जो है ना इस तरह से पोल्यूशन लेवल को कम करने की बात करो, तो ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। ऐसे हमारा बिहेवियर हम अपना जो है ना लाए और इस तरह से हम तो इसी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज का जो है हमारा जो रेजिलियंस है वो रेजिलियंट का इकोनॉमी भी है, साथ साथ हमारा जो है वो पार्ट में हमारा तो इसमें अब मैं थोड़ा सा युवाओं की बात करूँ, मैं जो है पहली बात तो है कि युवाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो है ना क्लियर डिफिनेशन नहीं है कि क्या ये ग्रुप, वो अलग अलग जैसा अमेरिका का एक प्रधानी के वीडियो का देख रहा था और उसने बता दिया कि हमारे देश में 65% जो पॉपुलेशन हो युवाओं की, क्या इतना लोगों का स्टेटस खराब हो गया है, इतना लोग क्या फिर क्योंकि सामान्यतः तो ये ग्रुप मानी गई है और 2000 पॉलिसी आ गई 2023 की और इसमें 15 से 29 का एक ग्रुप है, उसको कहते हैं हम लोग यूथ युवाओं का आयु मानते हैं। वैसे पहले 35 साल तक का था, लेकिन सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादातर आपको यही आपका जो है लेके 15 से। दूसरा है युवाओं का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो चेंज एजेंट के रूप में काम करते हैं, कैटलिस्ट है, सोसाइटी में इकोनॉमिक चेंज लाते हैं, सोसाइटी में या पॉलिटिकल सिस्टम में या गवर्नेंस सिस्टम में, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा में बहुत सी चैलेंजेस भी हैं, स्पेशली जो यंग पॉपुलेशन है और मुख्य रूप से जो एडोलेसेंट एज है उसमें काफी चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एज होती है, तो इस वजह से चैलेंजेस भी हैं। मैं बताऊं कि जब मैं 12 फैब्रिक प्लांट बन रहा था, पब्लिक हो रहा था, तो प्लांट बंद हो गया, अब तो स्टार्टअप के लिए प्लान बनने लगे। तो जब प्लानिंग कमीशन उस समय हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन ने मुझे नॉमिनेट किया वर्किंग ग्रुप के मेंबर के लिए और उस वर्किंग ग्रुप के मेंबर के रूप में बात की, तो उसमें सब ग्रुप बनने थे, यानी जो वर्किंग ग्रुप का मेंबर होता है वो या तो बहुत ही टॉप लेवल का एजुकेशन होगा उससे बनाते हैं, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहने का जो स्टेट पे होता है ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में या कंसर्न डिपार्टमेंट में, उसकी कोई भी जरूरत है। तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे चांस मिला था, तो जब पहली बार मुझे मिला तो पहली मीटिंग हुई तो उसमें हमने सजेस्ट किया कि एडोलेसेंट के लिए सबको बनाए, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग सेगमेंट में लेंगे।
हमने उसे बताया कि 9 साल की प्राइमरी था, 10 साल की प्राइमरी था और मेरी समस्या इसलिए हो रहा थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई मानेगा नहीं, बेटर है कि आप एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कीजिए और अगर उसकी निकल कर आते हैं कि एक सेपरेट सब कमीशन की सब कमेटी की रिपोर्ट है कुछ उन्होंने फंडिंग किया और उन्होंने लखनऊ में एक राष्ट्रीय स्तर पर एक गोष्ठी कराई और जब उसमें से एक निकल कर आया रिकमेंडेशन गए तो जाकर कंट्रीब्यूशन बना और उस 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट और उसमें कमेटी ने उसको सामने इस तरह से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपका जो लॉन्ग को जो है जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपका एक तो चेंज मेकर के रूप में देख सकते हैं, दूसरा उनको इनोवेटर्स के रूप में तो बहुत से स्टार्टअप्स हैं, कोई स्टार्टअप्स के उनका काफी कंट्रीब्यूशन है वो हो सकता है। तीसरा अगर कम्युनिकेटर्स हैं वो ये हिसाब से दूसरे को कम्युनिकेट करके उनके रोल हो सकते हैं और वो लीडरशिप का भी रोल प्ले कर सकते हैं, लीडर की अच्छी लीडर भी करा सकते हैं स्पेशली कम्युनिटी लेवल में अच्छा काम। तो इस तरीके का काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा जो आप बताया कि इंडिया की जब पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग जो है ये आपका जो पॉपुलेशन नहीं है वो 22 से 23% के आसपास पॉपुलेशन नहीं है। ये मतलब लेस देन 1/4 जो पॉपुलेशन है वो गांव की पॉपुलेशन है और 65% जो पॉपुलेशन होता है वो तो इस हिसाब से आपका रहा लेकिन इसकी वजह पूरा कंटिन्यू कुछ जो पॉपुलेशन की जो बात करते हैं 2021 में भी हम बात करते हैं तो लगभग 30-45 मिलियन पॉपुलेशन का 8.7% का पॉपुलेशन की पॉपुलेशन में इसकी आई नहीं और फिर जो है ये उम्मीद की जा रही है कि ये पॉपुलेशन आपको 2031 तक करीब 345 मिलियन 1 मिलियन 10 लाख हो जाए इसकी आबादी हो जाएगी। तो बड़े अनुपात की आबादी भी बढ़ रही है और ये एक अच्छी चीज है कि जहाँ यहाँ देश में भी जो आपका डेमोग्राफिक जो है चेंजिंग हो रही है उसमें युवाओं का और मुख्य रूप से जो है ना वृद्धों की आबादी में इस तरह का हम बात करते हैं जो रूरल इंडस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो उसकी दूसरा प्लेस है और स्टेट्स में इसको एक रूरल इंडस्ट्री के काम करती है और इसके साथ साथ जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो नेशनल क्रेडिट और एमसीसी है नेशनल सर्विस स्कीम है मेरे विभाग है और इस तरह से आपका लाल हमारा काम कर रहा है तो दिमाग के इसी तरह से राष्ट्रीय सशक्तिकरण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है इसके लिए जो है डेली केंद्र संगठन आपका जो है ना राष्ट्रीय बड़ा वार्ड नेटवर्क है ये और ये भी बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ आपका जो है यूथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशनल लेवल का भी चल रहा है वो भी आपका है नेशनल यंग लीडरशिप प्रोग्राम भी 2014 में नाम के तहत लीडरशिप की क्वालिटी में बढ़ाई जा रही है। यूथ हॉस्टल्स का भी कंसेप्ट है जगह जगह यूथ हॉस्टल बनाया जा रहा है जिससे कि उनका इंटरप्रेस और उनका शिक्षण किसी जगह भी उनका एक्सपोजर हो सके और इसके साथ साथ स्कीम पर असिस्टेंस को हाउसिंग एंड फाइनेंस एप्लीकेशन के लिए लॉन्च किया गया था 1983 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई और इसके तहत जो स्किल गैप्स हैं जो प्राइमरी स्किल्स हैं वो ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना शुरू की गई इसके तहत इसकी डेवलपमेंट इसके अगर स्टेटस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें एग्रीकल्चर का जो रहा है वो आज भी जो मैरिज का है मैरिज का वो इश्यू काफी क्लियर है
कई ऐसे राज्य हैं जैसे राजस्थान हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया या कुछ उत्तर प्रदेश का बहुत सी जगह का मैंने कलेक्शन तो एक की बात है, ये माना गया था कि किसी को दौरान काम कर सकते उसके हिसाब से भी कभी 12% की आगे फाइव ने रिपोर्ट यही किया था कि आपका जो है इसमें न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम है इसकी यंग एज में शादी हो जाती है तो माल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी मॉडल रहती है और इसमें रहता है अनसेफ डिलीवरी की चांसेस है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का प्रोपोर्शन भी है कि इसके साथ साथ अगर हम और बात करते हैं एजुकेशन की बात तो जो पैरामीटर पहले का था विदेशी का पैरामीटर ये लगता है वो बीमारी हो रही है और हमें नए स्पेशली नेचुरल लिटरेसी है डिजिटल लिटरेसी है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए लिटरेसी इम्पोर्टेंट है और बात मुझे पता नहीं कौन को लिटरेसी का भी इंडिकेटर है ये हम मानते हैं कि ओवरऑल लिटरेसी रेट बढ़ा है लेकिन अभी भी बना और लेकिन एक बात ये भी कर रहा है कि क्या है जीवन के डाटा हो जीवन को या 2011 की सिस्टम है तो हमने देखेंगे तो लिटरेसी रेट जैसा हाई मिलेगा आपका तो गुड प्रॉब्लम है बेनिफिट्स के राउंड में हम लोगों ने वो हेल्थ इंडिकेटर्स के इंडिकेटर्स में भी आइटम के मोड और ओवरऑल पीरियड में इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन अभी भी स्कोप है काम करने के लिए अब हमें इन्वॉल्वमेंट रेट की बात करते हैं तो क्लास इन्वॉल्वमेंट रेट बहुत और बढ़ा है लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी और हायर एजुकेशन में जो जनरल गैप में काफी कम था लेकिन अगर आप इनका ताकुब करेंगे कि इसके बाद में अगर आप ऑन टाइम की बच्चों बढ़ते हैं तो उस दौरान भारत सरकार के मुझे एक बात करने का मौका मिला तो हमारी संस्था को उन्होंने कोशिश किया था और उसके हमने राष्ट्रीय स्तर पर कई क्षेत्रीय डिजिटल कॉन्फ्रेंसेस कराए थे और एक नेशनल मार्केट में अनुवाद कराया था तो पेट्रोल पेपर से यादगार रूप में स्टडी किया पूरे चौकारी वाले तक हुए कि मुझे लगा कि आईआईटी में लड़कियों का एडमिशन ज्यादा हो रहा है मेडिकल कॉलेज में लड़कियों का एडमिशन ज्यादा हो रहा है तो ये लेकिन जब मैंने आईआईटी के डेटा निकाला तो दो तरह के ट्रेड होते हैं एक हाईली प्रोफेशनल ट्रेड है और एक आपका जो है थोड़ा सा कम प्रोफेशनल ट्रेड है या मेडिकल का है या मेडिकल में तो नर्सिंग का है मेडिकल में सर्जरी केसेस में तो बहुत रेयर में लड़कियां जाती हैं कम लाती हैं तो नोट ऑन वर्किंग एरिया कम हो लेकिन उसमें हमें मिला कि ज्यादा जो लाभ था वो लड़कियों का था जो नॉन टेक्निकल या नॉन प्रोफेशनल तो ये नहीं कह सकते हैं कि आईआईटी में पूरा रिक्रूटमेंट बढ़ा है तो लड़कियों का इस तरह से अभी गवर्नमेंट की बात करें तो 15-16 में आपका जो है ये था 20% के आसपास तो 15-16 में ये 2011-12 में के लिए 30% 20-21% के आसपास और ये मान के चलिए कि आज स्थिति है कि एक 24-25% के आसपास राशि गवर्नमेंट रेट है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको बढ़ाकर कर रही है कि ये हमारा मोर देन 50% राशि तो स्मोक के लिए इतना बड़ा चैलेंज है कि हमें हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आगे भी पर्याप्त नहीं है या राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो तो नहीं पता चला किसी एक कॉलेज में यदि एक आपका जो है डिजिटल रूप बना भी दिया आपने वैल्यू तो कर भी दिया वो पर्याप्त मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल शेयर करूँ मैं अपने इंस्टीट्यूट में जब मैं प्रोग्राम कर रहा था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने एक प्रस्ताव दिया कि मुझे एक प्रोग्राम करना है वो मैं ऑनलाइन प्रोग्राम करूँ
तो ऑनलाइन प्रोग्राम करने के लिए जब मैंने कहा कि मुझे का हाथ मुझे दे दिया था, जिससे कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे स्पीकर से मुझे बैठ कर सकता, तो वहाँ पे हाथ को देने के लिए मना कर दिया। नहीं नहीं, उदाहरण क्या जरूरत है, जब आपके पास कोई स्पीकर यहाँ है ही नहीं है, कोई अटेंडिंग करने वाला यहाँ है नहीं, सब ऑनलाइन करेंगे, तो आपको जरूरत है। और निजी वाले में कैमरा था, निजी वाले में आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते थे। हाँ, तो इस वजह से उसको नहीं किया गया और ये अपनी बराबरी तो डायरेक्टर से जाकर हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा, नाच लगी तो जाकर वो तो स्थिति ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कितना एक्सेसिबल है कोई प्रॉब्लम, तो ये कहने की बात है। दूसरा है कि जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स में आईसीटी और आपका रिव्यू हुआ है, लेकिन अभी भी ये एक से काम कर रहे हैं। फिर दूसरा जो हम बात करते हैं कि आपका जो है वो साधन से मिला, इससे बड़े चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं, वो मैं बात करता हूँ। मोर इतने प्रोग्राम उसके ट्रेनिंग पे चल रहे हैं, लेकिन इंडिया की बात करते हैं तो डाटा हमारे पास अवेलेबल है ग्लोबल लेवल में, वो करीब 5.4% है, हो सकता है 90% के आसपास देखने होगा। लेकिन ये दिल्ली का बात करें तो साउथ कोरिया में ये आंदोलन क्या है, जापान में 80% है, जर्मनी में 75% है, यूके में 68% है और यूएसए में। मतलब ये है कि हम एक तरफ डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, या हम तो डिजिटल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन इसके क्या हमारे पास कितना वो यूथ है वो डिजिटली या उसको जो एबिलिटी स्किल्स है ये कितना, तो इस वजह से रहता है। दूसरा कि हम लोग स्टडी कर रहे थे स्टडी किया था, उसमें यूथ का हम लोगों ने आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसका मूल्यांकन करवा रहे थे। अच्छी तथ्य है कि आपको लेकिन एक तो एवेलेबल फोन कम था और दूसरा उसमें लड़कियों ने कह दिया कि हमारे में बड़ी कॉन्फिडेंस है, इतनी कम अमाउंट में मैं बाहर नौकरी नहीं कर पाऊंगी, तो जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी हुई अपॉर्चुनिटीज की बढ़ने की वॉल्यूम भी वो उसको आगे दी। तो इस वजह से रहा है कि कितने भी क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन जब तक आपको लोकल लेवल पर मार्केट डेवलप नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोकल लेवल पर नहीं होंगे, हम लोगों को आगे या बाजार में भेज भी देंगे तो क्या 15,000 20,000 लोग जात को इस लेवल कर पाएंगे, वहां पर हाँ कर पाएंगे, ये चिंता की बात है। दूसरे जो हम इसकी बात करते हैं वर्कर्स की बात करते हैं, नोट ऑफ वर्कर्स में काफी कोशिश की है, वर्क जाता हुआ है, लेकिन इसमें बहुत चौंकाने वाले तथ्य निकल कर आते हैं कि कोविड-19 के दौरान स्टडी किया गया, पाया गया कि फीमेल का रेशियो डिक्लाइन किया ओवर द ईयर, देखो पोस्ट पार्टिसिपेशन रेट है या वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो फीमेल में कम था और शुरू में तो रोड ऑफ पहले कम था, फिर बीच में थोड़ा बढ़ा, फिर उसके बाद डिक्लाइन किया, अब फिर से बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन उसका एक कारण है कि स्टेबिलिटी नहीं रही मार्केट में और उसकी वजह से लोगों ने कहा क्योंकि आलिया प्रोजेक्ट में आप ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद क्या आएगा फिर से इसकी वजह से भी नहीं रहता। तो आज की स्थिति है ज्यादातर जो इन्वायरमेंट है वो जहाँ पर आपका रेगुलेशन है और 12 से 13% की जो फीमेल है वो आर्मी सेक्टर में काम कर रही है और बाकी अभी तुमको ताकि करेंगे जो एनएसएसयू के डेटा हमने निकाला था और उस डेटा में पाया था जो फीमेल का एम्प्लॉयमेंट कहा है अनपेड वर्कर्स निकले तो गाँव घरों में काम कर रहे हैं महिलाएं तो कोई वेतन नहीं मिल रहा है, चाहे वो टिकट का वर्क हो या इस रेशो को बढ़ाने की जरूरत है।
डिग्री इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गेन टू एम्प्लॉयमेंट इतना इम्पोर्टेंट है। इसलिए युवाओं को हमें रोजगार देना है, लेकिन ऐसा देना है कि वो हमसे सब कुछ आज कह तो देते हैं, सरकार भी कह रही है कि बोलो हम मिशन, हाँ रोजगार मिशन के या मिशन रोजगार कर रहे हैं, सरकार ने शुरू किया, लेकिन हम सरकार को लोगों को रख रहे हैं कि 10 से 15,000 रुपए का काम करते हैं, 30,000 रुपए पर या हाईएस्ट जो है ना 75,000 या 90,000 दे रहे हैं। लेकिन इसलिए ये चलो 1 लाख तो समझ में आता है कि हो जाएगा, 50 लाख तो बंद हो जाएगा, लेकिन 15 से 20,000 में वो क्या अपना वो ट्रांसपोर्ट में खर्चा करेगा, चलाएगा, क्या करेगा, वो बिगड़ होंगे वो सफल करना। तो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पब्लिक सेक्टर में रोजगार के अवसर ज्यादा जा रहे हैं। युवाओं के लिए अभी फिटनेस के भी दौर खोले गए, बहुत अच्छा रहा, लेकिन आपको जो उन्होंने स्कीम लॉन्च किया, लेकिन वो स्टेबिलिटी तो हमें ऐसी स्कीमों को भी करने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ में क्या हो गया कि 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, हमें जरूरत है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की, जिसमें ज्यादा लोगों के एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। यदि हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, नो डाउट करें, लेकिन वो टेक्नोलॉजी रिप्लेस भी कर रही है हमारी, तो इन चीजों को लेकर है तो लोगों ने किया है। लास्ट में मैं कुछ भी सामने की बात करता हूँ। सबसे पहले तो हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करें या और अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मैं क्या अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सबसे बड़ी चुनौती की नजर आ रही है एजुकेशन पॉलिसी में। कोविड-19 के दौरान जो स्टडी हुई है और पाया मात्र 17% जो युवा थे ऑपरेशन के लिए हायर एजुकेशन में तो 17% लोगों ने स्मार्टफोन से या हिसाब से उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस। अब वो चीजें 17% से क्या आपका क्लासेस सर्वाइव कर पाएंगे, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? तो आप स्मार्टफोन बांट देने से काम नहीं चलेगा। दूसरा क्या है, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत एक अच्छा आंकड़ा है कि पाया गया कि इंटरनेट की स्पीड मॉर्निंग में कम हो जाती है तो गुड मॉर्निंग मैसेजेस हो जाते हैं, तो गुड मॉर्निंग मैसेजेस को टैग करें कि ठीक है हम सभी आपको भेज दें, तो आप गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं आएगा तो मॉर्निंग मैसेज थोड़ा बढ़े। तो हमारे यहाँ अभी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होता है, हमारे सेक्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए नेशनल लेवल पर एक कमिटी बनाया है, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तो जैसे नैक करता है वैसे नैक की तरह हमारे यहाँ भी असिस्टेंट करने के लिए है। हमारे अभी बहुत कम आदमी का असिस्टेंट हुआ था, एक्रेडिटेशन के लिए है। तो हमारे यहाँ एक ग्रुप पर क्या किया था, कंप्यूटर ऑपरेटर पर थे, वो हमें एमआईएस ऑफिसर बना दिया कि हमारे पास जो स्टाफ को आएंगे ज्यादा नहीं पाए। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उसको ग्रुप पर लगा दिया डेटा सेंटर। उन्होंने आगे सीधे आईटी, तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा आपने डेटा सेंटर, अच्छा क्या स्पीड है, कैसे स्पीड में बता रहे हो, अरे इससे ज्यादा तो स्पीड नहीं करते। तो आप समझ लीजिए आप डेटा सेंटर चलाएंगे और डेटा तो ये ज्यादा जरूरी है कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। दूसरा हमें जो है इसमें रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने की जरूरत है। युवाओं में उनमें जो ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। साथ-साथ फिजिकल एक्टिविटीज को और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की जरूरत है। पूरा उनकी में भी काफी बड़े लेवल पर डेवलप किया जाना है और उनकी क्रिएट किया जाना है, लेकिन अभी भी हम छोटे लेवल पर भी इसको बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ-साथ आपका जो है सस्टेनेबल लिविंग को ट्रांसफॉर्मेशन को लाने की जरूरत है, ताकि सारे लोग की जरूरत है, इक्वालिटी स्किल को हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ-साथ हमें जो युवाओं का जो पोटेंशियल है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने के लिए जो काम कर रहे हैं पॉजिटिव चेंज लाने के लिए हमें पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन के विकास में और जो विकसित भारत का सपना भारत देख रहा है 2047 का, लोगों को अभी से करना है, वो इस भारत को पाए
और पढ़ने के साथ साथ किया जाएगा और हाँ उनको राष्ट्र के विकास में के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमने Thank you so much, sir, for enlightening thoughts. सर आपके विचारों से हमें पता चला है कि G20 पे Y20 पे किस प्रकार से व्यापक रूप से सरकारें हमारी काम कर रही हैं, हमारे इंडिया में क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सर आपने मुख्य रूप से G20 मॉडल डेवलपमेंट जिसके अंतर्गत लाइफस्टाइल और एनवायरमेंट, जीडीपी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वता, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में सर ने बताया हमें। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स जिसके बारे में हम में से बहुतों को नहीं पता होगा, लेकिन सर ने उस पर ऐसे प्रकाश डाला कि जिससे हम सभी एनलाइटेड हो सके। सर आपने समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चाइल्ड मैरिज रेशियो पर बात की। आपने डिजिटल एजुकेशन, महिला शिक्षा तथा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात की कि आज का युवा किस तरह से एक अंधकार पे जी रहा है। देश में मौजूद बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमारे अंधकार में रहने से आज का युवा भटक रहा है क्योंकि हम शिक्षक हैं और जब तक शिक्षक खुद जागरूक नहीं होगा वो अपने बच्चों को भी प्रकाशित नहीं कर पाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचारों से हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमारे बीच हैं। अब हम ऑनलाइन मोड से एक पार्टिसिपेंट से जुड़ेंगे। क्योंकि हमारे हाइब्रिड मोड है तो हमारे कुछ स्पीकर्स और कुछ गेस्ट ऑनलाइन मोड से भी जुड़े हुए हैं।
हेलो। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, सर, आवाज आ रही है। थैंक यू। सर आपको इससे पहले आवाज आ रही थी सर? आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर। ठीक। ओके सर, आई हार्टली वेलकम यू टू proceed this session on online mode. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, sir. Sir, आपको आवाज आ रही है? Sir, we are waiting for your precious thoughts. अच्छा, ठीक है, ठीक है। आई मस्ट स्पीक नाउ। आई मस्ट स्पीक नाउ। Yes, sir, you are audible. ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपका आज का टॉपिक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर निमंत्रण के लिए। और मैं नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स एट होम। माय मिसेज इज नॉट वेल, तो मैं नहीं आ पाया आपके फंक्शन में। लेकिन ऑनलाइन मैंने शैलेंद्र जी से कहा था कि ऑनलाइन आप अटैच कर देंगे, तो आई लव टू स्पीक ऑन। टॉपिक आपका बहुत चैलेंजिंग है और इसमें मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली थोड़ी सी माफ करिएगा, मैं इंग्लिश हिंदी हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। परमिट मी टू स्पीक इन इंग्लिश तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके मैं बोलने की कोशिश करूँ। जी सर, जी मेरी सर, आवाज आपको जैसे भी सर सुविधा हो आप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। Actually, no, to my understanding, no issue today divides the public or intellectual community in our country uh, so deeply as that the counterculture, the new culture. These are the terminology which we have been using for a longer period of time in regards to the youth. जिसको मैं कहता हूँ यूथफुल अपोजिशन. When we talk of counterculture, this refers to broadly the terminology and the meaning of the youth opposition. मेरी अंडरस्टैंडिंग में hawks and dopes on the youth. These are the people who question, debate. There are many more intellectuals. They particularly they question, debate campus unrest. कैंपस इंटरेस्ट मतलब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो स्टूडेंट का पोजीशन होता है with an intensity and heat generally reserved only for the weightiest ideological matters. ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है. Many of you may not agree with that, but let me express myself. Let me come out with my own perspective and idea on youthful opposition in the modern world and the status of youth in the modern world, postmodern, rather the postmodern period of time. The mildest criticism of the youthful romance with violence, if I may say so, or the gentlest critique of radical mindedness evokes epithets like reactionary. Students are reactionary, youth are reactionary, they are counter-revolutionary, or worst of all, most of the time we talk about liberal from the passionate defenders of the youthful opposition. But conversely, there are scholars on the youth feel that the expression of guarded optimism about the decency of students and youth, or the claim that most young people in our country act from idealistic motives,
makes the speaker a sycophant. It appears, if you look into the lot of uh, paper coverage, magazines coverage, these are the ideas that I have brought in today before you. Speak volume of the facts that I'm trying to communicate just now. To my understanding, merely to deride this debate today would blind us to the real importance of the issues rest that you are trying to certainly discuss during this seminar. However, fashionable it has become to laud or lambast the dissenting young people in our country. Serious issues lie hidden behind the current polemics of small magazines, the newspapers, and so on and so forth. So, for the debate about the oppositional young, the youth in the modern period of time ultimately involves a debate about the nature of man and society. And here lies the significance of sociologists. And that requires that we must examine our basic assumptions about both. I suspect that this debate, when we go for the analysis about the nature of man and society in the modern world, a postmodern period of time, which cross-cuts and confronts the traditional distinctions between conservatives and liberals, may well define the basic terms of intellectual inquiry. Also, the controversy and creativity during the decades ahead, 2024 ahead. So the debate is important because no event is quite so interesting theoretically as an event that we were led to believe could not occur. A scientific experiment that confirms the prediction or confirms our prediction is ultimately of far less importance or significance than an experiment that fails. For if our predictions are merely confirmed, we are only reinforced in our attachment to the wage of thinking that might lead us to anticipate correctly what was going to happen during this period of time. But when prediction fails, we are obliged to re-examine the theories upon which the predictions was best. Prediction may be best so as to explain, at least in retrospect, the events we failed to anticipate. This is what my understanding. This is what I think of this. This is significant point when we go for the discussions during this seminar, maybe for 1 day or 2 days, I don't know. So the emergence of youthful opposition is an instance of historical event that was predicted by no one, I believe, 20 or 25 years ago. Now let me refer to the Marxist theorists. These theorists either continue to cherish hopes of a working class revolt in the capitalist nations of the world, or else they devoted their theoretical energies to explain how monopoly capitalism had successfully co-opted the potentially revolutionary spirit of the working class. Even the most sophisticated neo-Marxist
did not predict that those who apparently benefited most from capitalist society would lead to a new attack upon them. So this is what I'm talking about, the limitations of Marxist and neo-Marxist theoretical constructs in this period of time. In a comparable way, what I will group together as liberal theories not only failed to anticipate the emergence of the youthful revolt that we confront today, or the significance of youthful oppositions in this modern period of time, but predicted that such a revolt would become progressively less likely as affluence and higher education is spread. To understand the theoretical importance of the current debate over the meaning of the youthful opposition, to my understanding, requires us to examine the broad outline, the widely spread theoretical assumptions of liberal thinkers in the as far back as 1950s and early 1960s. But because of, I'm sure, of the paucity of time, it's not possible for me to go into the details. Am I audible to the speakers? क्या मेरी बात को आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. और पता नहीं कितना टाइम है हमारे पास, आई डोंट नो कितना टाइम बोलना है हमको, आई डोंट नो हाउ मच टाइम दैट आप स्पीक, बताइए. 5 to 6 minutes you have. 5 to 10 minutes ना. तो खैर चलिए, मैं बता रहा था कि ये सारे जो theoretical constructs है उसकी अपनी limitations है. these are the polar theories. उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके डिटेल्स के जाने के लिए I require minimum 40-45 minutes. और मेरा ये मानना है कि the work that you are doing today, I believe needs to be done apart from this kind of seminar academically, we must go deep into that. And this kind of work falls into 3 broader categories that you must look into these categories. First of all, there must be a critical analysis and reformulation of the theoretical assumptions apart from the theoretical constructs that I have referred to, with which we attempt to understand man and society. This is number 1. This is very important. Your discussions, you must take up this issue. Second, we must also begin to come to terms with characteristics of modern society and modern man in their own right. So, and not in terms of strained analogies to the past. Third is very important, that is a revised theoretical framework and a better understanding of contemporary man in society should help define a new political agenda and the way we can position the youth in our society. These are the 3 ideas, 3 kinds of significant points in terms of 3 broad categories that I have brought back home. So with this, I like to conclude my discussions. This is a new political agenda. Actually, politics in our country consistent with the agenda, this agenda where we are focusing the significance of youth in this society, in this period of time, must be one that rejects both the value-free technism of corporate liberalism, I'm critical of that, and the subjective anarchism of the counterculture, attempting instead the painful and slow work of creating a synthesis of the institutions of a technological society with the culture of oppositional youth. That synthesis, to me,
must ultimately entail the creation of a culture where the concept of liberation is not merely a facade slogan, but a commitment to the hard work of creating institutions within which genuine human relatedness may be attained. So that synthesis must attempt to combine new culture participation with old culture professionalism, old culture competence, uh, so and so forth, and all of this in a ways that have hardly begun to be imagined, much less tried. It must involve an effort to turn modern technology around so that it facilitates man's liberation instead of encouraging his manipulation, so that it makes wars less possible rather than more likely, so that it helps men understand each other, rather than oppose one another. This is how I'm talking about. Students must be filled up with the ideas of altruism. Minus altruism, it is difficult for uh, the state to harness this certain kinds of energy students, or for that matter, youth in our country appear to be pregnant with. Thank you very much. With these words, once again, I thanks the organizer, the principal of this college, Madam Principal of the college, all the listeners. And in this occasion, I also thank I'm expressing my gratitude to a student of mine, Mr. Sailendra Kumar, who put me under duress to be with you this even on online. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thanks for your presence, your intellect thoughts. We are blessed to have you, sir. Well, thank you so much, sir. You have made us to understand the nature of man and society, its different aspects, issues, and political agendas. You have mentioned Marxist theories, liberal theories, critical analysis of the social theories, and model penetration. Thank you so much, sir. Thank you, madam. Okay, thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Our next guest speaker, Mr. Shukla. सर आप कैमरा अपना ऑन कर लीजिए कैन यू हियर मी सर प्लीज सर Well, now we have an eminent speaker, Professor Youth-20India, sir, Head of the Department of Sociology, Government Business College, Pithoragarh, Uttarakhand.
आपको आवाज आ रही है? क्या मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हूँ? हेलो। मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। मैं देख तो रहा हूँ। हेलो। हेलो। क्या हो रहा है? हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? ओ बाप रे, इसमें मेरी आवाज ही नहीं जा रही होगी। क्यों नहीं आ रही होगी? हम्म? हेलो। इसमें वीडियो तो आ रहा है। प्रॉपर्ली उसको ऑन करो, ये क्यों नहीं ऑन हो रहा है मेरा? हेलो। क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ आप लोगों को? Yes, sir, you are audible. हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस है और इंटरनेट की कनेक्टिविटीज में कभी इश्यूज आ जाते हैं, तो पेशेंस के लिए थैंक यू। और मेरे लिए ये अच्छा बड़ा सौभाग्य है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ अपने विषय में बता दूं आप लोगों को, तब मैं आगे अपनी बात को रखूंगा। जब मुझे इसका निमंत्रण प्राप्त हुआ तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि यहाँ तक कैसे आया होगा ये मेरे पास निमंत्रण। लेकिन आज जब मैंने आपकी मीटिंग को ज्वाइन किया तो मुझे को समझ में आया कि ये मेरे पास कैसे आया होगा, क्योंकि वहां पर डॉक्टर एके सिंह बैठे हुए हैं और डॉक्टर एके सिंह से मैं बहुत पुराने समय से परिचित हूँ और वो बड़े भाई की तरह है मेरे। तो चीजें मेरे मस्तिष्क में बहुत क्लियर हुई कि कैसे मैं आप तक पहुंच गया। इस छोटे से इंट्रोडक्शन से और मैं आपको ये बताऊं कि मैं यहाँ पर पिथौरागढ़ में हूँ और विद्यार्थी मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का रहा हूँ, और अभी प्रोफेसर एके पांडे सर जो लेक्चर ले रहे थे, आपका अपना वक्तव्य दे रहे थे, मैं इनका पहला विद्यार्थी रहा लखनऊ विश्वविद्यालय में। जब इन्होंने वहां ज्वाइन किया था तो वो पहला बैच था हमारा जब इन्होंने हमारे साथ इंटरेक्शन किया था। उसके बाद से बहुत सारी चीजें आगे बढ़ गई। आज मैं आप लोगों के साथ हिंदी भाषा में ही बात करूंगा और मैं जिस विषय पर आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ वो विषय युवाओं का ही है। और युवाओं में जो तनाव है उसको मैं समझता हूँ कि एड्रेस किया जाना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। और यह बात करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि हम किस दृष्टिकोण से इस विषय पर बात करना चाहते हैं। हमारे सामने कई तरीके के दृष्टिकोण होते हैं जिनसे हम किसी एक समस्या का विश्लेषण कर सकते हैं, उसका अन्वेषण कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। मैंने इसके लिए अपना भारत शास्त्रीय दृष्टिकोण चुना है। मेरे दृष्टि से हमें अपनी समस्याओं का समाधान अपने ही घर में ढूंढना चाहिए, अपने ही साहित्य में ढूंढना चाहिए, अपने ही ज्ञान में ढूंढना चाहिए। हमें दूसरों के मॉडल्स को, दूसरे कल्चर्स को अडॉप्ट करके अपनी समस्याओं का हल खोजने का अगर हम प्रयास करते हैं तो प्रायः ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है हमसे, क्योंकि दूसरे की कमीज अगर हम पहनेंगे तो वो जरूरी नहीं कि वो हमें फिट हो जाए। इसी दृष्टि से मैंने इस विषय के ऊपर जो आज आपसे मैं बात करूंगा वो भारत शास्त्रीय दृष्टिकोण से करूंगा। मैं ये समझना चाहूंगा कि जो भारत में युवाओं में तनाव है, इस तनाव को कैसे देखते हैं हम और कैसे हम अपने दृष्टिकोण से हम इसका समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं। युवाओं को लेकर के जो विभिन्न प्रकार की बातें हैं, जैसे डॉक्टर एके सिंह ने भी यहाँ पर बहुत सारी बातें रखी जो विकास के पहलू से जुड़ी हुई हैं।
लेकिन मुझे लगता है, या जो डॉक्टर AK सिंह बात कर रहे थे, एक सब कल्चर की बात कर रहे थे, काउंट्रा कल्चर, क्या वो एक सब कल्चर की बात कर रहे थे कि एक युवाओं का अपना एक सब कल्चर है, और उस सब कल्चर के अंदर जो है वो किस तरीके से चीजों को परसीव करते हैं, कैसे वो चीजों को देखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उन बातों को वो डिस्कस कर रहे थे। मैं उससे थोड़ा और आगे चलता हूँ आपको लेकर के, और वो बात ये है कि वो सब कल्चर बन ही क्यों रहा है, ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है कि उस तरीके के सब कल्चर की हमें जरूरत पड़ रही है। इसी विषय को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जब मैं आपको किसी आंकड़े की तरफ ले जाऊं, तो बड़े मतलब हमारे सामने बड़े ग्लोरीफाइड, जिसको कहते हैं ना, बहुत चमत्कारी आ- आंकड़े जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लगभग 27 से 28% लोग जो हैं वो हमारे युवा हैं, और प्रायः हम ये भी कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। और जो युवा यहाँ पर 28 या 29%, जिस युवा की हम बात कर रहे हैं, वो युवा वो युवा कौन सा है? वो युवा वो है जो 15 से 30 वर्ष या 29 वर्ष की आयु में है, इसे हम युवा कह रहे हैं। और इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा वो शिक्षित है, अच्छी तरह से शिक्षित है। अगर बात करूं तो जो आंकड़े मैंने इसके लिए निकाले थे, उसके हिसाब से लगभग 4 करोड़ से कुछ ऊपर की संख्या तो ऐसी है जो महाविद्यालयों में पढ़ रही है, या वो किसी तरह से शोध के कार्य में या स्नातक या परास्नातक के स्तर पर क्रियाशील है। बहुत बड़ी संख्या है, 4 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल नंबर, एक बड़ा नंबर है। और इस नंबर के दम पर, या इस संख्या के दम पर, जो करीब करीब 27 से 28% टोटल पॉपुलेशन का बनता है, हमने बहुत सारे सपने सजोए हुए हैं। बड़ी हमने एक पिक्चर जनरेट की हुई है, एक ग्लोरीफाइड पिक्चर जनरेट की हुई है। उस ग्लोरीफाइड पिक्चर में क्या चीज हम जनरेट कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या उम्मीद कर रहे हैं उन युवाओं से अपने? हम उन युवाओं से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इतना भार उठाएंगे कि हमारे इस देश को एक विकासशील देश से एक विकसित देश की तरफ ले जाएंगे, एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ ले जाएंगे जो लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर बने। ये उम्मीद कर रहे हैं हम अपने युवा से, ये हमारी अपेक्षा है उससे। हमारी उससे और भी अपेक्षाएं हैं। हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो रोजगार में आएगा, कामगार संख्या बनाएगा, वो मार्केट में आएगा, वो कंज्यूमर बनेगा, और इकोनॉमी के पहिए को तेजी से घुमाने में मदद करेगा। हम और भी कुछ अपनी उम्मीदें रखते हैं युवाओं से। हम इन युवाओं से उम्मीद करते हैं कि ये इनोवेशंस में आएंगे, नवाचार में आएंगे, ये इंटरप्रेन्योर बनेंगे, उद्यमिता में जाएंगे, और ये देश के लिए कुछ बेहतर काम करेंगे, या ऐसा करेंगे जिससे हम विकासशील की अवस्था से विकसित अवस्था की तरफ जाएं। हम उम्मीद करते हैं, हमने कौशल विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं भारत सरकार ने, आप इंटरनेट सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। इवन अभी जो रिसेंट स्थिति है वो, उसमें तो महाविद्यालयों में भी कौशल विकास के कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस किया गया है। उत्तर प्रदेश में ये चीज हो रही है कि नहीं, मैं उतना, मुझे वहाँ का जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ पर कौशल विकास को लेकर के महाविद्यालयों के स्तर पर कार्यशालाओं का निरंतर आयोजन हो रहा है, विभिन्न महाविद्यालयों में हो रहा है, जिससे उनमें कौशल विकास हो। और हम उम्मीद कर रहे हैं अपने इस युवा से कि ये युवा क्या करे, ये अपने को स्किल्ड करे, अपने को एक किसी प्रकार की जो ऐसी बात हो जिससे वो रोजगार परक हो जाए, कौशल आ जाए उसके अंदर, उस कौशल को वो सीखे, उस कौशल में अपने को उन्नत बनाए, अप स्किल करे अपने आप को, एंड री स्किल करे, और अपने को पुनर् कौशल में जोड़े, कि जो पुराना समय हो गया ट्रेनिंग लिए हुए, उसको फिर से उसको री स्किल करे अपने आप को। और हम
ये भी उम्मीद करते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ वो युवा इंक्लूजन का काम भी करे। जो हमारी प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें हमने बहुत सारी अपनी बातें कही हुई हैं, उन बातों को कैसे वो युवा समाज के अंदर इंक्लूजन का काम कर सकता है, उनका समावेशी कर सकता है, इन्हीं बातों को लेकर के एक बड़ी ग्लोरीफाइड पिक्चर हम बनाते हैं, जिसमें हम अपने युवा को देख पाते हैं। लेकिन जब हम युवा की इन बातों को देखते हैं तो कुछ चीजें हमसे छूटती भी हैं। हम जब मैं बात करता हूं तो अगर मैं ये कहूं कि अ, हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट के मर्टन, और मर्टन ने फंक्शनलिज्म की एक बहुत अच्छी स्टडी की हुई है। और मैं समझता हूँ कि मेरे यहाँ जितने ऑडियंस होंगे उसमें जो लोग समाज शास्त्र विषय से जुड़े हैं वो जानते होंगे, और जो लोग समाजशास्त्र विषय से नहीं भी जुड़े हुए हैं तो वो उनकी जानकारी के लिए है, क्योंकि वर्तमान दौर जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी दौर है। आपको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अंतर विषयक बनाना है, अंतरा विषयक बनाना है। अगर आप अपने ही विषय से जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं तो आज की डेट में आप ऑब्सलीट हो जाएंगे, आप उसमें ठहर नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अंतर विषयक या अंतरा विषयक ये इन चीजों को जरूर स्वीकार करें और अप्रोचेस में ऐड करें अपनी। तो बात कर रहा था मैं मर्टन की, तो मर्टन ने इस बात को रखा कि किस तरह से जो चीजें हमें दिखती हैं वो वैसा ही काम नहीं करती हैं, वो कुछ उससे अलग जा करके भी काम करती हैं, वो डिसफंक्शनल भी हो सकती हैं। ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जब हम युवाओं को देखते हैं तो मैं अब आपको धीरे धीरे उस तरफ ले चल रहा हूं जो मेरा विषय है, कि युवाओं में किस तरीके से तनाव आ रहा है, और वो तनाव को जनरेट कौन सी बातें कर रही हैं, उनके अंदर कौन चीजें हैं जो जिन्हें हम ग्लोरीफाइड भी करते हैं कि इनकी वजह से हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वे ही बातें हमें कहीं ना कहीं इस तरफ भी लाती हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि वो वास्तव में उतनी फंक्शनल नहीं है जितनी हमें दिखती हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन लर्निंग की, इंटरनेट के इस्तेमाल की। ये चीजें ऐसी हैं जो युवाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं, और कहीं ना कहीं कोविड के पश्चात ये ऐसा लगता है जैसे हमारी जरूरत बन गई है, युवाओं की जरूरत बन गई। कोई टेक्स्ट खोजना हो, आप फट से उसको इंटरनेट पे सर्च करिए, वो आपको चीज मिल जाती है। इवन मैं तो ये भी समझता हूँ कि इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे बहुत सारे ऑडियंस जो है वो कहीं ना कहीं बैठे फोन ही चला रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ उसमें देख ही रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे। इतना ज्यादा एसोसिएशन हमारा इस मोबाइल से हो चुका है कि हम इससे दूर नहीं हट पा रहे हैं। और दूर हटा दिए जाते हैं तो हमें बेचैनी होने लगती है। तो ये तो इतनी एजिंग में जा करके ये चीज हो सकती है, तो वो ये जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ ये कितना ज्यादा हो रहा होगा, ये आप सिर्फ अंदाजा लगाइए उसका। तो इस चीज को अगर हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हम जिन बातों को लेकर के चल रहे थे वो बातें हमारी उस तरह से काम नहीं कर पा रही हैं। इंटरनेट का जो हमने इस्तेमाल शुरू किया, उस इंटरनेट से हमने कहा मैंने जरूर कि हम एजुकेशनल आइटम्स को सर्च कर सकते हैं या हम कोई और चीज सर्च कर सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हमारा जो उपयोग करता है वो उसका लगभग 70% ऐसा है जो सिर्फ इसको सोशल मीडिया के लिए यूज करता है, जो फेसबुक है या आपका ट्विटर है या आपका कुछ और भी होंगे। मैं तो बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूँ तो इसलिए मैं नाम नहीं मेरे जवान पे आ रहे हैं इस समय, वैसे जानता मैं सब हूँ लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा है मुझे एकदम से। खैर, वो उतना बड़ा इशू नहीं है, मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो इस बात को जब हम देखते हैं तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं कि जो एक पिक्चर हमारी बनी कि हम अपने युवा से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं,
और युवा से हम जिस विषय में उम्मीद कर रहे हैं वहां पर कुछ कमियां हमें दिखाई दे रही। तो मैंने कहा डिसफंक्शनल है वहां कोई चीज। तो डिसफंक्शनल जब कोई चीज है तो मैं यहाँ पर तीन विषय आपके सामने अब रखूंगा जो इसे डिसफंक्शनल बना रहे हैं, क्योंकि वही चीज फंक्शनल भी है और वही चीज डिसफंक्शनल भी हो जाती है, ऐसा मॉर्टन कह रहे थे। मैं आपके सामने एक इशू रखता हूं, शिक्षा का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम जिस शिक्षा को दे रहे हैं अपने विद्यार्थियों को, इस शिक्षा के माध्यम से हम किस क्या चीज उनके अंदर इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, क्या चीज हम उनके अंदर डालना चाह रहे हैं। हम उनके अंदर सिर्फ एक चीज को इंजेक्ट कर रहे हैं, वो है एक जिसको कहते हैं ना सर्कुलेशन। वो सर्कुलेशन किस चीज का है? वो सर्कुलेशन है पाठ्यक्रम और एग्जामिनेशन। आपके यहाँ भी सेमेस्टर्स में ही पढ़ाई होती होगी, आप भी जानते हैं इस चीज को, इसको समझ रहे होंगे कि पढ़ाई का अर्थ ये हो गया कि वो एक कैरिकुलम है और एक उसका एग्जामिनेशन है, और हम हमारे स्टूडेंट्स उसी के अंदर चक्कर खा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एजुकेशन कुछ और दूसरे वैल्यूज को क्या उनके अंदर इंजेक्ट कर पा रही है, ऐसे वैल्यूज जो क्रिएटिविटी के होते हैं। क्या हमारे विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी संख्या में से कोई ऐसी संख्या है जो किसी प्रकार के मेडिटेशन को करती हो, किसी तरीके की एक्सरसाइज को करती हो? नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो पूरे समय उसी में घूम रही है। वो क्या चीज है? वो है पाठ्यक्रम को पूर्ण करो और परीक्षा में सम्मिलित हो। अब इससे एक दूसरी समस्या भी जनित हो जाती है। वो समस्या क्या है? वो समस्या 99% अंक की है। और ये एक ऐसी दौड़ लगी हुई है कि जिसमें हमारा विद्यार्थी, हमारा युवा पूरी तरह से मतलब उसके अंदर वो फंस गया है। स्वयं हम अपने बारे में अगर बात करते हैं तो हम किन विद्यार्थियों की, किन युवाओं की हम बात करते हैं? हम उन विद्यार्थियों को प्रचारित और प्रसारित करते हैं जो 90% अंक लाते हैं। हम जिसके 90% अंक आते हैं उसकी तुरंत उससे कहते हैं बेटा तुरंत लाके हमें मार्कशीट दे जाओ। वो हमें नैक में लगानी पड़ेगी, वो हमें अपने सीआर में लगानी पड़ेगी, वो हमें फलाने अपने कैरिकुलम को, सीवी को मजबूत करने के लिए लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से एक जो युवा है उसको हमने कहाँ ढकेल रखा है? उसको ढकेल रखा है उस नंबरों की दौड़ में। अब आप उम्मीद करिए उस बच्चे की जिसके 60% नंबर आते हैं या जिसके 45% नंबर आते हैं, उसको तो हमने बहुत पीछे डाल दिया, हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। तीसरी चीज कि हम जिस शिक्षा को अपने विद्यार्थियों में इंजेक्ट करते हैं, क्या हम उनसे कोई उनके अंदर ऐसा वैल्यू जनरेट कर पाते हैं जिससे वो आगे जाकर के कुछ बेहतरीन कर पाए? हमारी पूरी शिक्षा में हम ऐसे किसी एक वैल्यू को इंजेक्ट नहीं कर पाते। मैं अगर अपनी बात करूं तो इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे इस देश में चल रहा है स्वच्छता का। कितने विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जिनके अंदर हम ये वैल्यू इंजेक्ट कर पाए? ये तो हमारी भी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो चीज एसोसिएट नहीं हो रही है उससे जो पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम तो एक ऐसा मेटीरियलिस्टिक चीज हो गई है कि बस इसको रटो और 99% लाओ। और हम भी चाहते हैं कि बस 99% वाले 5-6 विद्यार्थी हो जाएं तो मेरा जो सीवी बनेगा वो अच्छा बनेगा, कॉलेज का सीवी अच्छा बनेगा, हमारी ग्रेडिंग्स अच्छी बनेंगी। अरे हमने उस पर तो बात ही नहीं की जो 40% वाला था हमारा। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थियों में तनाव को जनित करते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस को जनित करते हैं। और हम जानते हैं
कि युवाओं में जो स्ट्रेस है इसको लेकर के हम रोज ही अखबार में पढ़ते हैं। जैसा दुर्खीम, जो कि एक और महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं, उन्होंने एक विषय रखा, उन्होंने एक विषय रखा, अपनी एक पुस्तक लिखी ली सुसाइड, कि उसमें उन्होंने कुछ आत्महत्या के तरीकों को बताया। कि उन्होंने कहा कि ये जो आत्महत्या है ये किसी तरीके का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, ये एक सामाजिक कारक है। विस्तार में इसके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कोई मैं क्लासरूम में टीचिंग नहीं कर रहा हूँ कि मैं उन चीजों को विस्तार से आपसे डिस्कस करूँ। तो जो लोग समझ रहे हैं वो समझ भी गए, और जो लोग इससे इंसाइट ले रहे हैं वो इसको सर्च करके देख सकते हैं, मोबाइल तो आपके पास है ही है। तो सुइसाइड रेट रोज आप देखते हैं पेपरों में इतना ज्यादा, मतलब हमारे जो विद्यार्थी कोटा फैक्ट्री नाम धर दिया उसका, बताइए कि विद्यार्थी इतना ज्यादा उसको हमने दबाव में डाल दिया है कि वो सिर्फ एक दौड़ में दौड़ रहा है कि उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसे आईएएस पीसीएस बनना है। इसके अलावा और कुछ हम नहीं समझ पा रहे हैं उसके आगे। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी, जो हमारे बहुत एडवांस हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर भी बच्चे संतुष्ट नहीं हैं और वो परेशान है वहां पर। और हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, ऐसी जो हृदय विदारक खबरें होती हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं कि ऐसा बुरा हो गया। अब ये जो पूरा एक सिनेरियो बना, एक पिक्चर बनी कि जो हमारा समाज है, हमारा जो युवा है, ये बिल्कुल सही बात है कि आज भारत एक युवा देश है और इस युवा से बहुत उम्मीदें हैं हमारी, क्योंकि ये ही वो वर्ग है जो ऊर्जावान है, जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, जो मॉडरेट है, फ्लेक्सिबल है और एनर्जेटिक भी है। लेकिन अगर ये वर्ग किसी तरह से कमजोर होगा तो वो हमारे लिए बहुत चिंता का कारक बनेगा। मैंने एक छोटा सा अध्ययन, ये वैसे बहुत बड़ा शहर नहीं है लेकिन छोटा सा है, लेकिन हमें समझने के लिए ठीक रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी, हम छोटे शहरों में भी अध्ययन करके और ये चीज समझ सकते हैं कि चीजें किस तरीके से अपना रूप ले रही हैं। तो एक छोटा सा अध्ययन हमने यहाँ पर किया था मोबाइल फोन के यूजेस को लेकर के, और उसमें जो रिजल्ट्स हमको मिले वो इतने ज्यादा, मतलब चौंकाने वाले हैं कि लगभग हमारा जो टारगेट ग्रुप था उसमें से लगभग जो रिस्पोंडेंट्स थे उसका लगभग 64%, 64% हमारा जो रेस्पोंडेंट थे वो किसी न किसी प्रकार की, उन्होंने एंजाइटी को बताया कि उनको किसी न किसी प्रकार की एंजाइटी है, उनको किसी न किसी प्रकार की चिंता है या उनके अंदर उद्वेग है। और लगभग ऐसे, ये बात जबकि बहुत छोटी जगह है, इतना कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो भी यहाँ पर लगभग 20% के लगभग हमारे ऐसे रेस्पोंडेंट्स थे जो किसी न किसी प्रकार से अपना मानसिक उपचार करा रहे हैं। यद्यपि यहाँ पर दुर्भाग्य से डॉक्टर भी नहीं है मानसिक चिकित्सा के लिए, उन्हें यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, हल्द्वानी शहर जाना पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमको परेशान कर रही हैं। अब मैं आता हूँ इस बात के ऊपर कि जिस भारत शास्त्रीय दृष्टिकोण की मैं बात कर रहा था, वो किस तरीके से हमारी सहायता यहाँ पर कर सकता है, या हम किस तरह से उसके नजरिए से चीजों को देखें और समझें और इसको इसमें कुछ बेहतर कर पाने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं सबसे पहले डॉक्टर योगेंद्र सिंह का नाम लूंगा। बहुत प्रसिद्ध भारत के समाज शास्त्री रहे हमारे, और उन्होंने जब भारतीय समाज का अध्ययन किया तो दो चीजों के विषय में उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो भारतीय समाज है इसके दो बड़े महत्वपूर्ण मूल्य हैं, एक समग्रता और एक निरंतरता, होलिज्म एंड कंटिन्यूटी। इन दो बातों को उन्होंने बड़े कहा कि ये दो ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं
4 की बात की थी, लेकिन यहाँ पर मैं संदर्भ के आधार पर 2 को ही मैं यहाँ पर आपके साथ ले रहा हूँ। और जो समाज की हमारी समग्रता और निरंतरता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। हम इनको छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। ये बड़ी व्यापक शब्द हैं। होलिज्म की बात करो आप, चाहे कंटिन्यूटी की बात करो, ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। और इनसे बहुत ज्यादा हम अपने समाज को परिभाषित कर सकते हैं कि हमारा समाज है कैसा और हम हैं कैसे लोग। तो ये हम छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। और इसको छोड़ने का ही परिणाम है कि हम कहीं ना कहीं तनाव में जा रहे हैं। एक संस्कृत की उक्ति है, चिंता जनयति विचार शून्यता, कि चिंता विचार शून्यता को उत्पन्न करती है। तो आप अगर होलिज्म को छोड़ दोगे, जब आप अकेले हो जाओगे, तो आपको जितनी सामाजिक बातें हैं वो कहीं ना कहीं चिंता में डालती हैं, और वो चिंता ही आपको विचार शून्य बना देती है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हमने अपनी जो समग्रता है उसको छोड़ा है। हमने निरंतरता को भी छोड़ा है, कंटिन्यूटी को छोड़ा है। हमारी कंटिन्यूटी हमसे क्या कहती है? हमारी कंटिन्यूटी, फिर मैं एक छोटी सी संस्कृत की युक्ति है आपसे डिस्कस करूंगा। युवा स्थायत, युवा, सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो रही होगी मुझे। युवा स्यात् साधु युवाध्यायक, युवा सज्जन हो, युवा अध्ययनशील हो। ये हमारी निरंतरता, ये हमारे जो वैदिक साहित्य है उनमें उपलब्ध है ये चीजें। तो उनको हमने छोड़ दिया। हमने इन बातों को छोड़ करके हम दूसरी तरफ पढ़ने लग गए। इसी तरह से एक और, जब निरंतरता की या समग्रता की मैं बात कर रहा था, तो एक और स्टोरी है छोटी सी, आप लोगों को मैं सुनाऊंगा तो नहीं, लेकिन हाँ उसका उल्लेख जरूर करूंगा। नचिकेता की कथा है। आप लोग ने, हो सकता है बहुतों ने सुनी होगी, और जिन्होंने नहीं सुनी है तो वो नए आपके बगल में, आप खोलो देखो, फटाफट मिलती है पता चल जाएगा नचिकेता की कहानी क्या है। वो समग्रता है, होलिज्म है हमारा। हम जब उतना होलिज्म में जाएंगे, उतनी अनुशासन में जाएंगे, तब हम उस तनाव से बाहर आएंगे जो तनाव हमें मिल रहा है अपने समाज से। और ये चीजें, इसी चीज को, ऐसा नहीं कि बाहर भी कहा गया। द लोनली क्राउड एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है सोशियोलॉजी की या साइकोलॉजी की कह लीजिए। तो उस किताब में, बहुत पहले की है, 60 के दशक के आसपास की किताब है, तो वो अमेरिकन समाज को परिलक्षित कर रही है कि कैसे लोग जो है वो ट्रेडिशनल डायरेक्शन से इनर डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और उसको वहां ग्लोरीफाइड किया गया उस चीज। लेकिन हमारे लिए ये जो था, ये थोड़ा गलत पड़ गया, उल्टा पड़ गया। अगर हमने अपने ट्रेडिशनल डायरेक्शन को इनर डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर हम कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते हैं, हम कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो होलिज्म और कंटिन्यूटी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे ले जा सकती हैं और हमें बेहतर बना सकती हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं, जीएस घूरिए, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी किताब लिखी थी, सोशल टेंशन इन इंडिया। और उसमें उन्होंने ऐसे करीब 51 शब्दों का उल्लेख किया है जो कहीं ना कहीं तनाव के लिए, जिनका को परिभाषित होना बहुत जरूरी है, या जिनके विषय में विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। तो किताब तो इंग्लिश में है, तो मैं इंग्लिश में ही उन चीजों को बोल दूंगा। ह्यूमिलिटी, सोबनिज्म, पैट्रोनेज, एरोगेंस, स्कॉर्न, एवरेशन, स्पिरिटफुलनेस, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे समाज में तनाव को या तो घटा सकते हैं
या उस तनाव को बढ़ा सकते हैं। हमें इन शब्दों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे इन शब्दों से हम अपने एक बेहतर युवा को बना सकते हैं, उनमें कैसे वो क्वालिटीज को जोड़ सकते हैं जो इन शब्दों से उन्हें या तो दूर ले जाएंगी या उनके अंदर इन शब्दों की प्रैक्टिस को लाएंगी। एक और महत्वपूर्ण समाजशास्त्री का मैं और उल्लेख कर दूं, टालकट पार्सन्स, जिन्होंने एक एजिल पैराडाइम दिया और उस एजिल पैराडाइम के माध्यम से इंटीग्रेशन की बात की। तो वो जो इंटीग्रेशन की बात हो रही है वो तो हम पहले ही कह चुके हैं अपने यहाँ होलिज्म में। तो सोसाइटी या कम्युनिटी के साथ जुड़ करके जब युवा आगे चलेगा तभी वो अपने इस तनाव से खुद को बाहर ला पाएगा। और अन्यथा जो क्लिनिकल तरीके हैं उसके तनाव को घटाने के, मैं समझता हूं उससे बेहतर होगा कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें। हम अपनी जो शिक्षा देने की तौर तरीके हैं उनमें इस तरीके से सोचें कि वो बच्चे में तनाव को कैसे कम कर सकती हैं। बाकी तो बहुत सारी काम हो रहे हैं सरकार की तरफ से, बहुत सारी योजनाएं हैं विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए। वो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और फिगर जब हम बनाते हैं तो हमारे सामने बहुत तरीके के बहुत अच्छे अच्छे आंकड़े आ जाते हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं जिनमें हम बहुत ऊपर जाते हुए से दिखते हैं। लेकिन हमारी बैकबोन अगर कमजोर रह जाएगी, अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं तनाव रहेगा, उस तनाव का तनाव तिरोहन नहीं होगा, तो वो कमजोरी बनी रहेगी। और मैं समझता हूँ हमें इस समस्या को किसी और के चश्मे से ना देख करके अपने ही चश्मे से देखना बेहतर होगा। और वो चश्मा हमारा भारत शास्त्रीय है। हमें अपने ही समाज में झांक करके देखना चाहिए, हमें अपनी ही चीजों को देखना चाहिए। हमारे वेदों में क्या लिखा है, हमारे और दूसरे साहित्यों में क्या चीजें कही गई हैं, उनको हम कैसे रीप्रिंट कर सकते हैं, कैसे उनको दोबारा, आप उसको वर्डली मत लीजिए, वर्डली लेने से तो गड़बड़ हो जाता है। आप उसको री इंटरप्रेट करिए, वर्तमान समाज को समझने के लिए उनको री इंटरप्रेट करने की आज हमें जरूरत है। और इस छोटे से अपने वक्तव्य से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। कोई मुझसे सवाल करना चाहता है तो वो आमंत्रित है। आयोजकों का मैं हृदय से आभार अभिव्यक्त करना चाहूंगा कि इतने रिमोट में बैठे अज्ञात से व्यक्ति को आपने अपने मंच पर आमंत्रित किया, सम्मानित किया। मेरे लिए ये अविस्मरणीय है सदैव के लिए। धन्यवाद। और धन्यवाद बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका, कल आप हमारे बीच वक्ता के रूप में उपस्थित हुए एवं आपने अपने विचारों को रखा तथा युवाओं से जुड़ी बहुत ही ज्वलनशील विषय पर चर्चा की। हम महिला महाविद्यालय की तरफ से एवं सभी लिसनर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, आपने भारतीय दर्शन को आधार बनाकर बहुत सारे ज्वलनशील विषयों को हमारे बीच रखा। आपने भारतीय युवाओं में बढ़ते तनाव के कारणों एवं उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं उन पर विचार दिए। भारतीय युवाओं से जो अपेक्षाएं आप रखते हैं हमारा समाज रखता है, उसके लिए हमें जागृत किया तथा आपने फंक्शनल थियरीज के बारे में भी हमें बताया। इसके साथ साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें जानने के लिए कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ टुडेज इंटरनेट फैसिलिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमें समझना। आपने इसके बारे में भी हमें बताया। और जो हम शिक्षा से जुड़े हैं, हम सभी एक तार से जुड़े हैं। आपने हमें बताया कि व्हाट आर द रियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। सर, हम पूरे महिला महाविद्यालय की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी चिंता को जागृत किया और हमें सही रास्ता बताया कि हम कैसे तनाव जीवन जीते हुए अपने कार्य को उचित रूप से कर सकते हैं तथा इस समाज में रहते हुए भी हम तनावों को रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
आप सभी यहाँ उपस्थित थे। मैं आपके बीच एक विचार सभी जो बीच में पोस्ट किया उसको साझा करना चाहूंगी। The youth is the hope of our future, and we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. हम हमारे बीच बहुत से युवा छात्र उपस्थित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सर के विचारों से आप प्रभावित हुए होंगे। कहीं ना कहीं आपको पता चला होगा कि इंटरनेट के जो बेनिफिट्स हैं उसके साथ साथ उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। हमें अपनी पढ़ाई को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाते हुए कैसे तनावमुक्त जीवन जीना। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने सेशन के अगले चरण में डॉक्टर नलिनी मिश्रा मैम को वेलकम करती हूँ। I would like to welcome Dr. Nalini Mishra ma'am, Assistant Professor from the Department of Education, Khwaja Moidun Chisti, Dance University, Lucknow. I welcome you ma'am. Please come to the dais and share your precious thoughts. Thank you so much ma'am. Thank you so much. पंचायती यहाँ पे सभी सम्मानितगण, प्रोफेसर A.K. सिंह, प्रोफेसर अनिल चौधरी जी, प्रोफेसर B.R. अग्रवाल, डॉक्टर शारिक जो मेरे ही विश्वविद्यालय में कार्यरत है, हमारे कलीग डॉक्टर नूर फातिमा, डॉक्टर निशाद फातिमा और सभी यहाँ पे जितने शिक्षक मौजूद हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। जितने युवा यहाँ पे मौजूद हैं, जितने ऑर्गेनाइजर सेमिनार के, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट विषय उठाया गया है यहाँ पे यूथ पर और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से उसको कनेक्ट किया गया है। यूथ एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी, ये जो दो सेक्टर्स हैं जो कवर होने चाहिए हमारी युवा शक्ति के साथ, उसको इस सेमिनार ने बहुत बखूबी कवर किया है। क्योंकि जितने स्पीकर्स हमारे सेशन में आए हैं उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, हमारे विकसित भारत की तरफ जो बढ़ने वाली सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, उस सोच को बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया है। G20 की बात यहाँ पर की गई है, तो बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस हुई हैं और ये बहुत रेलेवेंट है हमारी युवा शक्ति के लिए। यहाँ युवा शक्ति मौजूद है, ये युवा शक्ति जिसका एज ग्रुप 15 से 29 ईयर्स का है और इसको एम्प्लॉयबल होना ही चाहिए। जो एजुकेशन आपको मिल रही है इससे एम्प्लॉयबिलिटी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी के बेसिस पे अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर पाएंगे, अपना बेटरमेंट कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आप नेशन को भी बहुत कुछ दे पाएंगे। जो विकसित भारत की सोच है उसको हम लोग पा सकते हैं अगर हम सब एम्प्लॉयबिलिटी में अपना योगदान जो हमारी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के हिसाब से है वो कर पाए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो इसको बखूबी कवर करती है, क्योंकि जो स्किल्स हम दे रहे हैं यहाँ पर एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो स्किल्स की बात करनी है वो बहुत ही अच्छी है। अगर पुराना एंशिएंट नॉलेज सिस्टम देखते हैं तो वहां पर ऑलरेडी बहुत सी चीजें मौजूद थी जो मॉडर्न टाइम्स में हमने यहाँ पर खो दिया है। जो हमारी एजुकेशन है वो आगे प्रोग्रेस तो की एकेडमिकली, बट स्किल जो कौशल विकास था उसको पीछे छोड़ दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको परफेक्टली प्रेजेंट किया गया है एंशिएंट नॉलेज सिस्टम को, इंडियन नॉलेज सिस्टम को मॉडर्निटी के साथ। ये मॉडर्निटी, ये एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम आप सबको डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाएगा। हमारे युवाओं की जो एक समस्या आती है कि अगर एकेडमिकली भी कोई अगर सक्सेसफुल हो जाता है फिर भी वो उस सक्सेस को बहुत दिन तक मेंटेन नहीं कर पाता, या अगर फेलियर हो गया तो उसको हैंडल ही नहीं कर पाता। तो इस तरह की जो समस्या युवाओं के सामने आती है, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे एज टीचर एज स्टूडेंट, जिसके बेसिस पे आगे बढ़ सकेंगे, तो डेफिनेटली हम बहुत ही अच्छा भारत की आत्मनिर्भर भारत को मजबूती से आगे बढ़ा। एक रिसर्च है जो यूनिवर्सिटी में हुई और उसमें इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटीज को कवर किया। ये जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज को देखा उसमें जो एकेडमिकली अचीवमेंट लेकर जो सक्सेसफुल हुए थे, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, कॉमर्स साइंस ग्रेजुएट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, MBA हैं, ये सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स थे उनका लेवल 30% बना रहे थे। तो व्हाट अबाउट द अदर 87% सक्सेसफुल पीपल? ये कौन थे? ये 87% पीपल वो थे जो एकेडमिक अचीवमेंट में भले पीछे हो बट लाइफ के मैनेजमेंट में बहुत आगे। लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स, लाइफ मैनेजमेंट होता क्या है? लाइफ मैनेजमेंट है आपकी जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उनको आप बैलेंस कर सकें,
उन डाउट्स में आप बेटरमेंट सीख करके और अपने आप को दोबारा खड़ा कर सके, डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल सके, एंगर एंड फियर मैनेजमेंट कर सके, मटेरियल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बैलेंस को मेंटेन कर सके, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर सके, और धर्म और अधर्म में डिस्टिंग्विश करके आप अपने नेशन और सोसाइटी में अपना योगदान करें। ये है लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स। जो लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स में इक्विप कर पाता है खुद को एजुकेशन सेक्टर के थ्रू, एजुकेशन कोई बहुत एक नैरो टर्म नहीं है जो आपको यहीं से मिल रहा है, कहीं स्कूल के फॉर्मल सिस्टम से या यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय के फॉर्मल सिस्टम से। एजुकेशन इज ओवरऑल जो आप लाइफ में क्या सीखते हो, अगर उससे आपने लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखनी है along with the academic empowerment, तो डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। Arrive, awake and stop not until the goal is reached. स्वामी विवेकानंद जी को यहाँ कोट करना बहुत जरूरी है क्योंकि युवाओं के बारे में जो बातें कही है वो हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। अभी नेशनल यूथ डे 2024 का जो थीम था वो था Empower Today and Change Tomorrow. Definitely, if we are empowering ourselves today, we can change for a better tomorrow. जिसकी हमें सब आवश्यकता है। अभी की सर ने बोला कि विकासशील से विकसित की तरफ जाना है। वो कैसे जाएंगे? जब हम खुद को एम्पावर कर पाएंगे आज से। तो एम्पावर टुडे एंड चेंज टुमारो जो नेशनल यूथ डे का या जो G20 के सम्मेलन हो रहे हैं, जितने भी हमारे यूथ को लेकर जितनी पॉलिसीज बन रही हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कुछ आया है अभी आपके पास, वो सारा कुछ आपके एम्पावरमेंट के लिए है। एज टीचर्स हम आपको हेल्प करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे और आप भी इससे हमारे माध्यम से भी और जो इनडायरेक्ट एजुकेशन आप ले पाते हो जो हमारे कोर्सेज के माध्यम से, ऑनलाइन एजुकेशन से, उन सबको जो आप लर्न करके अपनी लाइफ में आगे लेकर आएंगे तो आपको आगे बढ़ के जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ स्किल्स की बात हमें यहाँ पे करेंगे। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ये लाइफ के लिए। एजुकेशन में 3 तरह की स्किल्स आप लर्न करते हो। पहला है लर्निंग स्किल्स, जिसमें आप लर्न करते हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन करते हैं, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा है लिटरेसी स्किल्स। लिटरेसी स्किल्स के थ्रू आप मीडिया एंड डिजिटल रिसोर्सेज को यूज करना, रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी लिटरेसी, इन सब के साथ खुद को इक्विप करते हैं academically. And further, it's very important that we are lagging behind in today's world because of which the youth is facing a lot of problems in the society. Is the life skill, and the life skill includes the flexibility and adaptability to the situations that have arose in your life, leadership and responsibility, initiative and self-direction, social and cross-cultural interaction. ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड होनी चाहिए एजुकेशन में, जो एजुकेशन आपको मिल रही है उसके अंदर। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पूरी कोशिश की, जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स रहे हैं वो ऐसे चीजें इसमें इम्प्लीमेंट करके लाए हैं जो अब एजुकेशन आपको मिलेगी वो आप जो भी सीख करोगे, जिस भी फॉर्म में आप देखोगे, पाओगे, इन्वॉल्व होगे, एनरोल होगे, चाहे रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में, चाहे आप प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में चलता है हमारा मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन एजुकेशन के फॉर्म में, उसमें आपको डेफिनेटली ये सिस्टम मिलेगा जहाँ पे आप खुद को बेटर इक्विप कर पाओगे लाइफ स्किल के थ्रू। Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. तो हम सबको तैयारी रखनी है कि पासपोर्ट तभी मिलेगा जब हमारे पास एजुकेशन होगी, जब हमारे पास प्रोफेशनल्स होंगे, डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकेंगे। ये जो स्किल्स है उनको कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, जिस बारे में हमारा जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम तभी इसमें जान के आगे बढ़ पाएंगे। The first one is skill based education. तो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नेशनल वोकेशनल एजुकेशन है, या इस तरह के जो भी और जो पॉलिसी मेकर लेकर आ रहे हैं स्किल एनहांसमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, ये ब्रिज करेगा गैप जो गैप बन रहा था एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच। क्योंकि एम्प्लॉयबल होंगे जब अपना बेटर कर पाएंगे तभी नेशन के लिए बेटर कर सकते हैं। तो ये जो ब्रिज करेगा गैप को एकेडमिक करियर के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी को जो कनेक्ट करेगा, तब डेफिनेटली हम सब आगे बढ़ सकेंगे। स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल की कोई तरह से बात हो रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इनको इंकॉर्पोरेट किया गया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स कराए गए हैं। तो ये इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो हम स्किल एजुकेशन पाते रहेंगे और फ्यूचर में हम आत्मनिर्भर भारत में अपने आप को भी आत्मनिर्भर महसूस कर सकेंगे। सेकेंड इज रीवैम्पिंग करिकुलम ऑफ द कॉलेजेस। करिकुलम डिजाइन हो रहा है, नया करिकुलम हम सबके सामने है, ग्रेजुएट सेक्टर में भी, पोस्ट ग्रेजुएट सेक्टर में भी, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए भी।
तो हर तरह से करिकुलम हमारे सामने तैयार पॉलिसी मेकर ने दिया है, हम तक का काम है उसको हैंडल करें, समझें और अपने नए एजुकेशन सिस्टम में लेकर आए। तो ये जो भी काम हो रहा है करिकुलम का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू डेफिनेटली हमारा यूथ से बहुत कुछ, यूथ की वेलबींग, द मेंटल वेलबींग, द फिजिकल वेलबींग, द इमोशनल वेलबींग, all will be helped in this manner जब हम करिकुलम को, जो नए करिकुलम को अडॉप्ट करेंगे। The next perspective, the next aspect of this is new education policy is soft skills and basic employability। जब इसकी बात कर रहे थे, soft skills क्या होती है? Soft skills जिसमें हम लैक कर रहे हैं, academic तो आगे बढ़ रहे हैं, but soft skills पे लैक कर रहे हैं। और जो हमारी जो ज्यादातर जो लोग एम्प्लॉयड हैं भी, 90 रिसर्च कह रही है कि 93% of the people lack in soft skills। जब आप लैब करेंगे 90% सॉफ्ट स्किल्स में और एम्प्लॉयड हो गए, तो फिर आप कितना बेटर कर पाएंगे अपना या इंस्टीट्यूशन का। ये सॉफ्ट स्किल्स क्या है? ये सॉफ्ट स्किल्स है टाइम मैनेजमेंट एंड द टीम वर्क, क्रिएटिव थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड नेटवर्किंग। ये सारी चीजें सब साथ चलेंगी, तब हम सॉफ्ट स्किल्स से इक्विप होंगे और अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने नेशन का, सबका अच्छा सा, बहुत अच्छा सा आउटपुट या आउटकम दे पाएंगे। इस आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। The next is conduct employability assessment and training program। ये पहले जो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज पे डेफिनेटली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का प्रोविजन था, लेकिन अब यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे अगर जितने भी कोर्सेज हैं, सब में ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की गई है, इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात की गई है, और इस तरह से एजुकेशन को चेंज किया गया है कि सारे बच्चे जो हमारे यहाँ पर मौजूद है, युवा शक्ति है, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ेगी तो डेफिनेटली वो इस तरह से ट्रेंड इंडिविजुअल की तरह बाहर सोसाइटी में निकलेगी और कुछ बेटर कर पाएगी। Institution should be measured in terms of outcomes। ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका। अगर आउटकम बेसिस पे हम इंस्टीट्यूशन को देखेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हमें और क्या इंप्रूवमेंट इंस्टीट्यूशन में करने हैं, जिससे हम बेटर आउटपुट और आउटकम दे सकें अपने स्टूडेंट्स को। तो ना केवल आपकी डिग्री जो आपकी मार्कशीट देखी जाए, बट आपकी एम्प्लॉयबिलिटी का कितना परसेंटेज है आफ्टर यू गेट मूव आउट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन विद एज डिग्री होल्डर्स एंड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, तो आप कितना एम्प्लॉयबल हो रहे हो। ये चीज अगर देखी जाएगी तो आउटपुट और आउटकम बेसिस पे डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन कैन आल्सो इंप्रूव देमसेल्फ फॉर बेटर इंडिविजुअल्स टुमारो। कॉलेज एग्जामिनेशन सिस्टम को भी इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अगर डिग्री नहीं सब कुछ हो रहा होगा तो हमारे एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम आ रही है वो इतनी ना होती, वो भी की जा रही है, और फिर उसको देखते हुए हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसको भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि डिग्री से हमारे पास 78% उसके बाद भी वी आर नॉट गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड वी आर लाइक लैगिंग बिहाइंड, वी आर इन स्ट्रेस एंड वी डोंट हैव स्ट्रेस में होने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट ना होने के बाद भी हम कुछ करने की दशा में नहीं पा रहे हैं, खुद को डिग्री 80% की हमारे पास है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो वो भी इसको ब्रिज करने की कोशिश की गई है, और साथ में फैकल्टी डेवलपमेंट कंटिन्यूअस असेसमेंट प्रोग्राम भी है, यानी कि हमारे फैकल्टी जो ऑलरेडी कार्यरत है उसके लिए भी इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि ओरिएंटेशन को चेंज करने की बार बार जरूरत पड़ती है। लाइफ में आप ही नहीं सीख रहे हैं, हम टीचर भी सीखते रहते हैं, आपसे भी सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, और एक्सपीरियंस से सीखने वाला ही आगे बढ़ेगा। हम सबको भी एक्सपीरियंस से सीखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चीजें चेंज हो रही है, चेंज के साथ खुद को आगे बढ़ाना है, समय के साथ खुद को आगे बढ़ाना है, और अपने नेशन के लिए, अपने लिए, अपने सोसाइटी के लिए बहुत बेटर करना है। आई थिंक काफी डिस्कशन हो चुका है, और एक 4 कंपनियां हैं जो हर बार ऊर्जा भर लेती है युवाओं में भी और हम सब में भी, जो आपके साथ युवा की फील करते हैं, वो कंपनियां जरूर बढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आप इक्विप कर लोगे खुद को, जब को अपनी टैलेंट और एबिलिटीज के साथ अपने आप को पाओगे एम्पावर्ड, तो फिर आगे क्या होगा। इन 4 कंपनियों का वक्त दिया है, कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन हर बार बोलने का मन करता है जब भी पढ़ते हैं। ये पंक्तियां हैं, परिंदों को नहीं की जाती तारीफ उड़ानों की, वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिलें आसमानों की, रखते हैं तो हौसला आसमानों को छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। थैंक यू ऑल Thank you so much, ma'am. What about last we teach you
all are energized and enthusiastic with your thoughts. We all are here with your, मतलब कुछ ऐसा हो गया है, ऐसा सब माहौल हो गया है, कुछ पावर ब्लास्ट हुआ है, अब उससे बाहर आने में 2 मिनट लगेगा। ये जो यहाँ हो रहा था, कुछ ऐसा था कि बहुत ही हाईली एनर्जाइज्ड हो गए हम सब। थैंक यू सो मच मैम। और आपने एनईपी के बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जो कि आज के युवा के लिए बहुत जरूरी है जानना। हम सभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और हम जो पिछली हमारी पॉलिसीज रही है और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही है, उन दोनों को इम्प्लीमेंट करें एवं साथ ही साथ हम एज अ टीचर उसको कैसे रिवाइज करते हैं, कैसे अडाप्ट करते हैं और अपने बच्चों तक उसको कैसे पहुंचाते हैं, इसके बारे में भी मैम ने चर्चा की। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए विवेकानंद जी के विचारों को भी रखा। आज के युवा को बहुत जरूरी है विवेकानंद जी के साथ अपने विचारों को बैठाने में, क्योंकि इस समय एक ट्रांजिशन फेज, जैसे मैंने प्रिंसिपल मैम ने कहा, चल रहा है। जिंदगी अलग कहीं जा रही है, चल कहीं हम और रहे हैं और चाहते कहीं और जाना। तो इन तीनों के बीच तालमेल बैठाने के लिए मैम ने हमें बहुत सारी चीजें बताई कि हम विवेकानंद जी से कैसे प्रेरित हो सकते हैं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आधार है वो यही है कि हमें सिर्फ शिक्षा नहीं देनी है, हमें शिक्षित भी करना है एवं साथ ही साथ हमें जागरूक भी करना है कि वो जीवन के विभिन्न पक्षों को अपने स्तर से हैंडल करें और अपना बुद्धि विकास करें और समाज को भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच मैम। वी ऑल आर ब्लेस्ड टू हैव यू टुडे। सेशन के अगले पड़ाव की तरफ है। All the scholars are invited. Okay. So all the scholars are invited to present their paper. So I would like to invite Venkata Singh ji to present his paper. Thank you so much. आप में से जो भी स्कॉलर्स अपने पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं, प्लीज आगे आके अपना नाम लिखवा लीजिए।
like to invite our first scholar, Rupam Gangwal. और यहाँ पर सबसे पहले मैं जो सेमिनार की ऑर्गेनाइजिंग टीम है और जो कि अच्छे सब टॉपिक्स थे मुझे लग रहा था कि इसमें कई सारे रिसर्च पेपर लिखे पर एक तैयार करके एक बार देखने को मौका मिल सकता है तो अभी जो मैं यहाँ पे बात करूँगी वो ट्रांसजेंडर्स पर करूँगी यहाँ पे अगर कुछ पीरियड और एवेंट है आप लोगों ने पढ़ा होगा यानी कि जो डिफरेंट है सबको एक साथ शिक्षा देना कोई भी अपने को याद या अपमानित ना करे ये है ठीक है अब हम लोग अवलोकन बता जून 2020 में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 16 साल के लड़के ने आत्महत्या अपने सुसाइड नोट में 10 माफी मांगते हुए उसने लिखा कि उसकी लड़की की तरह शक्ति थी और आसपास के लोग उसका पता नेक्स्ट 4 नवंबर 2023 जैन के 10 के छात्र पिकअप करना और उसकी तरह सीखना पसंद था एक और खबर 10 जुलाई 2022 एनसीआर नौवीं के छात्र को आत्महत्या से जान लेकर तो पूरा रहा स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे लड़की रहकर चलाते मैं अब साल में चला गया इस त्योहार को शासकीय ज्ञान में लाए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई हालात तब बहुत ज्यादा खराब हो गए तब लड़के के साथ यौन हिंसा किया और एक दूसरे के बाद हमारी भारतीय शिक्षा गहरी असमानता और बहिष्कार की जरूरतों से जूझ रही है यूनेस्को द्वारा तमिलनाडु में एलजीबीटी प्राइड 400 लोगों पर कराए गए सर्वे के अनुसार डर की वजह से आधे से अधिक छात्रों ने स्कूल जाना आधे से एलजीबीटी प्राइड के साथ होने वाले बलात्कार छेड़छाड़ समाज चोरी कर देना और उनके बारे में सभी अफवाहें फैलाना शामिल जिन पर भारत के प्रत्येक सरकार यानी एक बच्चा जा सकता है और उसे सुरक्षित करना चाहिए तो भारत और बाकी
ट्रांसजेंडर युवाओं द्वारा पेश की जाने वाली
ये हमारी संस्कृति आदत ही नहीं, प्राणी मात्र की प्रति दया और करुणा की बात है। लेकिन क्या ट्रांसजेंडर की कार्य भी नहीं है, तो समाज का रवैया और भी नाजुक हो जाता है। लगातार ऐसी घटनाएं घटती रहती है, ट्रांसजेंडर की प्रति अस्वीकार्यता और असंवेदनशीलता को दर्शाती है। अनुच्छेद सभी नागरिकों को निष्ठा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार करता है, लेकिन प्रत्येक समुदाय के संदर्भ में ये कोई भी बात आज भी संघर्ष कर रहे हैं। जो शोषण है, ये ट्रांसजेंडर का बलात्कार, मोलेस्टेशन हर एक सदस्य द्वारा, परिवार के सदस्य द्वारा और बाहर हर जगह किया जाता है। सबसे ज्यादा यही कम्युनिटी है जो इस तरह के डांस होती है। नेक्स्ट है आत्महत्या। यहाँ पर बहुत प्यारा है, आप सुनेंगे तो आपको बुरा लगेगा। ट्रांसजेंडर युवाओं में आम आदमी में और आत्महत्या की कोशिश की जा सकता है। सरकारी तो लोग अगर टाइप कर रहे हैं तो उसमें 31 ट्रांसलेटर आपने बहुत ही टॉपिक करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास में एक दुकान है और हर एक रिसर्च स्कॉलर को मुश्किल से 3 से 5 मिनट का टाइम होता है। आप उसी अपने टॉपिक को और उसके बाद अपने मेन बॉडी को लेकर आए, साथ में उसका रिजल्ट करेंगे और जस्ट फिर हमारे साथ तो मैं इसी के साथ वेट के बुलाना चाहूंगी। वेट से आपके पास आए और अपने पेपर को मिलें। But it is impact of asana pranayama on participant cardiorespiratory function. We are talking about introduction. Impact of asana and pranayams on participants' cardiorespiratory function in Akhand Yoga Karyaशाला. Kind of this for you, or we do that very well. We define you as the unit of actually today issue is there is over 6.7 million people in America who died just because of cardiorespiratory system that is dysfunctional. And this research is conducted in 2023. In 2000, COPD, जिसे हम pulmonary disease होती है। अब तक 3.23 मिलियन टैक्स एक्चुअली खुद डिक्लेयर किए हैं और ना जाने की कितनी जो डिक्लेयर की है तो नहीं पता चला या जो रजिस्टर्ड नहीं हुई है। अब अगर हम योग की बात करें तो योग कैसे चीज को नहीं कर सकते। अरे वो डिस्कास भी चढ़ा
ये हमारे माननीय मोदी जी ने हमारा कॉमन योग प्रोटोकॉल एक दिन के लिए डिजाइन, जिसे हम 21 जून को मनाते हैं हमारे योग दिवस के, और ऑल ओवर वर्ल्ड टोटल 200 सेम डे सेम टाइम पे कंडक्ट कराते हैं। बट इशू सिर्फ एक दिन के लिए होता है, तो हमारे बहुत देर में क्या किया है कि हमने I नहीं This is the logo of our Pandit Pathshala. ये हमारी अखंड योग कार्यशाला है, जो कि पिछले more than 680 days से कंटिन्यू अंतिल अनलेस चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, खुशी हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कोई सिचुएशन ये कभी बंद नहीं, ये कंटिन्यू चलती है। आप कभी भी अगर ज्वाइन कर सकते हैं, इस टाइम में 1 घंटे का मॉर्निंग के टाइम पे आप जब तक मैं क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज नो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू for the betterment of the society and for the happiness of the society. We are conducting this. In this, we select 20 people और हमने उनको 3 month का एडुकेशन दिया, जो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू कराया, और उसको कराने के बाद हमारे रिजल्ट निकल गए। तो हमारे रिजल्ट ये यूट्यूब चैनल है, जिसका भी वो लोग नहीं पास पाते वो अपने घर पे बैठ के हमारे वीडियो देख कर सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको बढ़िया वीडियो में आना पड़ेगा, आप जहां से चाहे वहां से देख सकते हैं। रिजल्ट ऑफ दिस अगर हम कार्य करने की बात करें तो हमने 4 कंटेस्ट किए थे, तो मीटिंग हमारा फर्स्ट ईयर था, उनमें कुछ ना कुछ कंटेस्ट देख सकते थे। this protocol आपके लिए this सारा तो कंटिन्यू करते हैं, तो काफी उन्होंने भी इसी तरह ना कुछ कंटिन्यू करेगा, तो इसी को वाली कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। Now I would like to invite Dr. Devi Rani Agarwal ma'am to take this topic. Devi Rani Agarwal, former principal and head of the department. मैं हम नेक्स्ट टेक्निकल सेशन की ओर हैं, और आप परमिशन चाहते हो ना अध्यक्ष, और नेक्स्ट टेक्निकल सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं अतुल प्रताप सिंह, डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह, जिनको मैं ऑनलाइन हाइब्रिड बोर्ड के माध्यम से जुड़े हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। I hope I'm audible. yes sir Okay. So, a very warm good afternoon to all the esteemed speakers, presenters, ladies and gentlemen. Today in this session, I'll be broadly speaking on adolescent and youth in India, concern, challenges, and way forward, right? And the major highlight of my deliberation would be problem and issues of adolescent and youth in India especially, and some key areas of concern for today's adolescent and youth, and way forward recommendation or sustainable intervention. So I'll focus upon these 3 broader areas. If we look at the statistic of our nation, as per the report of a technical group on population projection constituted by Ministry of Health and Family Welfare, basically youth in the age of 15 to 29 years of age comprise 27.2% of the population. This figure came into existence in 2021. And so it is a very
big figure, near to, 1/3, not exactly, but near to 1/3. And therefore, on the basis of that, usually we say India is a nation of youth. So investing in this segment is best way to develop a nation, because nowadays we are more talking about, Viksit Bharat by 2047. So I think investing in youth would be a great idea, and because youth and adolescent can be considered as an entry point from where we can put several inputs for developmental aspect. And if you look at the vision of even national education policy, the vision is basically to empower youth of the country to achieve their full potential, and through enable them and a rightful place in the community. So this is very important. So, and this capacity building is, or utilizing their full potential, will only come through empowerment actually. And here I would like to say empowerment is not a very easy thing, because we have to have a distinction between welfareism and empowerment. Empowerment is basically a multi-dimensional process through which we can increase the capacity of individuals, groups, and communities to make their choices and transform those choices into action. So this is what is actual meaning of empowerment. And here I would like to emphasize that our policymakers, educators, administrators, politicians, people from legislative, they must understand only welfareism is not sufficient. At the same time, we have to put our efforts on the right direction. So this is absolutely important. And then why do we need to invest upon youth or adolescent? Because young people form the precious human resource. We all know. I'm not saying anything new actually. So this is the logic, this is the justification, and this is absolutely correct in the country like India, because right now we are having having, or we can say we are passing through transformation where we are making our effort towards being developed. And so this is absolutely important. Now, here I would like to emphasize upon some problem and issues related to adolescent and youth in India. So the first and foremost thing which I realized, there is a situation where our youth don't have a sense. I'm sorry, I'm not telling they don't have their, what I would say, but the thing which I want to say over here is they don't have a sense how to project their career, how to contribute in the national progress actually. So guidance is missing, mentorship is missing. So I think mentorship and guidance is absolutely important over here. So they don't know exactly how to contribute in national productivity. And when I call it national productivity, my sense is how to contribute in terms of science and technology, how to contribute in terms of creativity for the nation, how to be, a very logical, a very critical in the sense, means a scientific temper must be there. So this is very important. And at the same time, another issue or problem is identity crisis among youth. And therefore, as a result, what they are doing is they are engaging themselves into some non-productive activities, right? And along with that, unhealthy competition, like using several devices, fashion, other electronic gadgets. So these kind of unhealthy competition is also prevailed among the youth. We have to sort it out. And lack of directional approach is missing. We are failed as far as our educational format is concerned to develop among them directional approach, how to
make them more competitive actually, because in the previous session I was listening, somebody was talking about national education policy as well as, reform in education actually. Whenever we have a discourse about educational reform, we are changing the whole format or curriculum, but at the same time we should work upon evaluation and assessment process also. And the most important thing is, along with, skill development, that right now, to some extent, we are failed to develop scientific temper as well as critical thinking. So this must be taken into consideration. And besides, there is a lack of belongingness towards community and community building process, because, being educated is okay. I'm also educated, some doctors, engineers, all are educated. But whether I'm able to, realize that what I should contribute or what I should return back to the society, that matters. Because if I'm only restricted towards my profession or any other professional, and I'm not, or they are not, contributing to the community, so what it's mean actually? It should be utilized to fullest, energy or extent actually. And faulty socialization pattern is also responsible. What one of the sociologists was sitting, he was from, I think, if I'm not wrong, Uttarakhand. So socialization is a process of social learning. We all know this is a process through which a biological being is converted into social being. So from where we are getting these social traits? Through family, through neighborhood. These are the agencies, these are the agents or primary or secondary groups. So what content they are learning, I think it is a little faulty, because gender discrimination, there is no, such class or who is misleading them. Family is responsible, neighborhood is responsible, or overall patriarchal setup is responsible. So this is what I believe actually. And there is a lack of collective identity is also missing among the youth or adolescent. So we should develop a sense so that integrity or unity must be, promoted to maximum extent. High risk sexual behavior is also there among the adolescent and youth, because nowadays the access to information is there through social media platform, through internet sources. So they are also indulged into, high risk sexual behavior. So this is also there. Then absence of role model or defective role modeling is also there among the youth, because they don't have a sense to whom, because they must be inspired by a Bollywood star, but their life is very artificial. We all know that. So if they are following them, who will be the role model? So that sense is not coming among the youth. Then moral degradation, because high risk sexual behavior is converted into moral degradation also. So this is also important. And then fantasy in life is also to some extent responsible. Daydreaming is also one of the form of that. Then accidental and incidental education, because there is no proper plan actually. I usually during educational counseling suggest these youngsters that they should plan about their career even when they are pursuing their 8th standard. And accordingly, they have to choose their subjects and, their stream, because accidentally or incidentally education, because once 12th result will come, then we will plan. Or when we complete graduation, then after we are planning what we will do. And therefore, they are failed to crack competition. So this is also there. If I'm not wrong, for J exam, not less than 8 to 10 lakh students are, attempting, or these youngsters, but hardly few get success actually. So that accidental and incidental education is also important. Then lack of time management. Somebody was talking about soft skill, under which I think Nalini ji was there, and she was talking about time management. Yes, they must know about their priority. Their study at this critical stage is very important, rather than
engaging themselves into recreational activity. So first they should complete it, then they can engage themselves in some other, aspect. And nowadays, the most important thing is under the era of globalization, we should definitely focus upon skills rather than degree. But still that mindset is there. Suppose I am scoring 70% marks, but I am not able to prove that I am a skillful person. So what's a big deal? It would be absolutely meaningless actually. So, focus on degree rather than skill is also a problem among the youth. And we as a parents or as a guardian, we are not able to realize them to that extent, right? And then preference to capsule learning or shortcut learning, right? This is also a problem. Then alcohol and use of tobacco, drug abuse, this is also a challenge before them. Then, low level of their, awareness about politics is also there. And as a result, they are not able to take proper decision. Anyone can influence them. And sometimes, it would be a crisis, and we all have witnessed many such incidents were there. And then rural to urban migration is to some extent very, challenging for them. So if they are shifting themselves, so they get a new environment, and adjustment with this new environment is not a simple thing actually for them. So this is also a problem, because new culture, new lifestyle is there. So how to adjust with that, they must learn, and they are struggling with that. Many examples are there. Now, malnutrition is also and important, and a great challenge emerging among the youth nowadays, which is the last point I will take in this category, that suicidal tendency. There are many examples. Very recently, we have witnessed in Kota district, actually many aspirants of JEE exam or NEET exam, they committed suicide. So just because of we are failed to pay attention. We talk much about youth or adolescent, but our efforts are not sufficient. That we must realize actually. And after that, some key areas of concern for today's youth. I would like to take few points with regard to this. Education, among under education, disparity and quality is a area where we need to work. Disparity in the sense, even till now, how many universities and colleges have prepared their syllabus as per national education policy? I think all have not. And always there is a transformation. A few years ago, if I take example of Delhi University, there was a, format came, 4-year undergraduate program, right? Again, we are talking about 4 years. And then it was rolled back, and then we introduced CBCS, choice-based credit system. And again, there was a format, it was introduced by UGC, and they have also prepared a model curriculum on learning outcome-based curriculum framework, right? So disparity not in terms of, content, but in terms of regional disparity is also there. And then quality of education is more important. What quality we are serving actually, because any educational format, if you are only working upon the reformation of content or overall format, if you are not working upon evaluation process or assessment process, it would be absolutely meaningless. And here I would like to tell one more thing. We are failed to develop scientific temper among our youngsters. This is the great crisis actually. If you look at our assessment and evaluation process, we can find that we are not able to do that. If you look at the internal assessment, all the assignments, projects, these are in a copy paste mode. So we can understand we are not able to inspire them
to develop their scientific temper and critical thinking. Look at the education model of Israel. We should learn some lesson from them, how they are doing it. Yes, Indian knowledge system is absolutely important. That is highly appreciable. But at the same time, how we will develop that, it is also important. Then employment-driven training facilities must be there. This is very important. Access to skill-based training. Under this national education policy, we as a Delhi University, we designed some, courses on skill enhancement course. But in real sense, whether we are able to impart skills, it will depend upon the resources available in the college or university. That is very important. There are around, as per, UGC record, around 1,100 plus universities are across the country, and around 40,000 plus colleges are affiliated with, several universities, and 11,000, institutes are, and this is the official record of Ministry of Education actually. And these are some key areas where we need to work, right? And another point which is related to behavioral aspect, corruption is also involved. So these are some key areas. Now I'm coming to my last segment, where I would like to tell about the way forward or recommendation or, sustainable intervention, because through sustainable intervention, we can only ensure the development of the nation, or Viksit Bharat, dream will be become a reality when we will follow. So I think these some points I would like to offer. Otherwise, my deliberation would be absolutely meaningless. So first and foremost thing is, yes, promotion of skill development and lifelong learning is very important. And we have to have a distinction between professional skill as well as lifelong learning, or life skill, educational learning, right? And then targeted youth outreach and awareness is also important. We have to introduce some services under which we should make outreach before the youth and make them aware about their, current status. We have to make them aware about what are the, possibilities are there for them. And here I would like to emphasize upon one aspect which is very important. We have to make our youth realize that instead of preferring service or job, they can also prefer entrepreneurship or startup actually, because now this is the era of startup and entrepreneurship. Still that, stereotype thinking is there in our mind, that because getting a job is little secured actually, and engaging oneself into any entrepreneurship, it is little risky. So we usually prefer, shortcut actually, or easy thing. So quite obvious. And then we have to define the role of government vis-a-vis other stakeholder in this direction for ensuring youth development or development of adolescent. And another point, effective program for capacity building, which will ensure definitely their empowerment, which is missing, I think. If you look at, examine, yes, of course, a number of program and scheme are run by Government of India under Self-Reliant India or, Atmanirbhar Bharat. But whether their implementation is on the right track or not, we need to monitor it properly, and we need to introduce changes accordingly, because that is very important. And before, Viksit Bharat dream, which will come in 2047, we have to achieve SDG goals also by 2030 actually. So here we have to, put our attention. This is also important. Awareness about health, nutrition, and preventive care is, another point that I would like to offer. And then increase access to sports facility and training. All young kids are now
nowadays engaged in electronic gadgets, accessing social media platform in a very unrealistic and nonsense manner somehow. They are not engaged in physical activities. I think I was going through your program schedule or agenda. I have seen, I was very happy that a few educators from physical education are here. I think they are sharing the dais or they are participating. So physical education or sports is absolutely important to minimize or manage their stress actually. This is missing. Therefore, these suicidal tendencies are becoming more prevalent in the society. So then promotion of extracurricular activity or co-curricular activity among the college youth is another point that I would like to offer. Then formalize a value in education system, so that we can minimize the moral degradation among the youth, because their risky sexual behavior is increasing day by day, and we all must be agreed upon that. And here support of NGOs working towards spending values, and this is also important. Those who are working with the youngsters, that can be taken into consideration. And not only this, last point I would like to mention over here, we have to ensure access to justice at every level for the youngsters. Being a social work educator, I underline, I emphasize upon this justice as well as human right must be promoted among youth, because they are the precious human resource of the nation, and we have to take this theme or topic very seriously with a lot of sensitivity, and then only we will be definitely able to be a developed nation. With this, thank you so much for inviting me over here. Thank you so much, sir. Such a contemporary and fruitful thoughts you have shared with us. You have highlighted such important points as the crisis of scientific development in today's youth, the CDCS system which is introduced, especially in the NP 2020. You have talked about the soft skills, time management, and the key elements of this capsule and short-term education. You have also talked about the social learning theory, which is very relevant. And last but not the least, the visibility of decision-making power of today's youth. Thank you so much, sir. Thank you so much. You have shared your thoughts. Now I should take a leave because I have to attend a meeting. I skipped that for a while, but now I'm going to join. So if audience have any question, they are welcome. So I will reply and then I will take exit. So if there is any question, any clarification, I will definitely address. I would love to address that. Anyone have? Hello, good afternoon, sir. Yes. This is Avdesh from Surat, sir. So I have one question. So you have referred about including sports in your daily life. So what could be the ideal time or duration to which in a day or in a week should I add sports? Because I add sports for around 1 hour for a week. So that's what for it me. So I'm following the right path, or I need to do more, or I need to do take more lesser extent or reduce the time. So what could be the ideal scenario? Of this audio is little weak. What I understood, you are talking about time management and engagement in extracurricular or sports activity, right? Yes, sir. Precisely. Yeah. Okay, fine. I'm happy that you asked this because most of the youngsters, they don't ask. It will depend upon your priority, what you are pursuing right now. Suppose you are in science subject, for instance. I'm taking very simple example. Suppose you are preparing for G, so you will hardly get more time to engage yourself. When I was pursuing my graduation, at the same time I was a professional cricketer. I was playing from Lucknow actually, right? I belong to Lucknow, so I was a professional player. But how I was managing my time in the morning,
our classes in the Christian College Lucknow were held right from 7 in the morning. So, I was leaving my house around 6:15. Even in the December or January, it was, extreme cold in those days, right? And I was reaching around 7. I was attending my classes and coming back, taking my, lunch. And then I was, after relaxing, I was reaching to stadium, KT Singh Babu Stadium, Lucknow, actually, the old stadium, still that is there. And we were doing conditioning, practicing, and then coming back, and then, 1 hour, because I was pursuing arts and humanities, so much, time devotion was not needed, right? So if I was giving at least 1 hour or 1.5 hours, it was sufficient. If a child who is pursuing, suppose in 11th or 12th standard for JEE, suppose he is preparing, so much time will be needed, at least average. I'm not counting number of hours, but definitely at least on an average, what I believe, actually, it is not, certified figure, but at least if he'll giving 5 to 6 hours for self-study, besides, or in addition to the school hours, would be sufficient. But meanwhile, if he's getting some time to play cricket in the, colony, or would be sufficient, I think. At least we should devote, so that we can, divert our mind from the studies to some other aspect or some recreation. Because, through sports, we learn not only, uh, you know, um, uh, you know, intellectual kind of thing, means we think about it, we are paying our attention, but at the same time, we also learn some social skills, like sometimes I'm captain, so I'm leading, sometimes I'm follower. So I have to learn how to follow, how to, follow the instruction given by the captain, right? So this is how we learn some social skill. And along with that, team spirit. So team spirit building is also one of the social skill, actually. I hope I replied, or something else is needed. No, sir. Yes, Thank you, sir. sir. And you can take my number from the organizer. You can talk separately also, because I'm at the same time practicing as a educational counselor also. Okay. Thank you so much, sir. Sir. और आपके जवाब सभी के लिए बहुत सारी चीजों के जवाब लेकर आए। थैंक यू सो मच सर। और जिसके भी स्कॉलर को कोई क्वेरी है, हम सर का नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आप पर्सनली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमें सेशन को आगे ले जाना है, तो अब हम ऑनलाइन मोड में प्रोफेसर संतोष कुमार करते हैं, नमस्कार, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन JNM डिग्री कॉलेज बाराबंकी से हैं। सर, आई वेलकम यू टू स्पीक ऑन द टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स अंडर इंडिया। सर, आप सुन पा रहे हैं? Thank you so much, ma'am. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. महिला महाविद्यालय PG कॉलेज किदवई नगर कानपुर द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार में आपने मुझे आमंत्रित कर जो सम्मान दिया है, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। महिला महाविद्यालय PG कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी से जुड़े हुए सभी आदरणीय विद्वतजन, सम्मानीय प्राचार्य एवं इस राष्ट्रीय सेमिनार की संयोजक प्रोफेसर अंजू चौधरी जी, को कन्वीनर डॉक्टर दीपपाली निगम जी, और इस राष्ट्रीय सेमिनार को मूर्त रूप प्रदान करने वाली इस सेमिनार की आयोजन सचिव डॉक्टर निशात फातिमा जी एवं डॉक्टर नूर फातिमा अंसारी जी, आमंत्रित विद्वान साथी, सभी सम्मानित शिक्षकगण, कर्मचारीगण और इस सेमिनार एवं टेक्निकल सेशन से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों एवं ऊर्जावान युवाओं को मेरा नमस्कार। आज के इस टेक्निकल सेशन का विषय है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव अंडर सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये वास्तव में जैसे जितने भी प्रकार की हमारी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं,
वो हमारे देश खासतौर पर इस विकासशील देश को एक नवीन और आत्मनिर्भर भारत की ओर, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की ओर अग्रसर करती है। सेल्फ रिलायंट नेशन यानी आत्मनिर्भर भारत या स्वावलंबी भारत या केवल एक दृष्टिकोण ही नहीं है, बल्कि एक प्रकार का एक मिशन है जिसे हमारी सरकार ने भारत को विकास, नवाचार और स्थायित्व का संगम बनाने के लिए शुरू किया था, जिसमें कई चीजों को एक साथ सम्मिलित किया जा सके। और इस तमाम योजनाओं के जितने भी प्रकार की ये हमारी सरकारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, इस मिशन के केंद्र में हमारे भारत के ऊर्जावान युवा हैं जो नए विचारों से भरे हुए हैं और वो उन अपने विचारों को वास्तविकता में उसे धरातल पर उतारने की एक ऊर्जा रखते हैं, क्षमता रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। जैसे कि इस टॉपिक ये आपका सेल्फ रिलायंट इंडिया या आत्मनिर्भर भारत है। वास्तव में अगर युवाओं के संदर्भ में इसको देखा जाए तो ये इसका आधार शिक्षा और कौशल विकास है, जो मैं समझता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारे कुछ आमंत्रित वक्ताओं ने एनईपी के संबंध में काफी विस्तार से आपको बताया है। तो भारत सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम एनईपी 2020 के रूप में जानते हैं, वास्तव में अगर इसको वृहद रूप में देखा जाए तो ये हमारे सोचने समझने के तरीकों को बदल देती है बिल्कुल। और जो दुनिया में वर्तमान में जो जरूरतें हैं, जो एक व्यवहारिक कौशल आधारित जो जरूरतें हैं वर्तमान की दुनिया की, वास्तव में युवाओं को ये उसके लिए पूरे तौर पर एक प्रकार से तैयार करती है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे विभिन्न हमारे जो युवाओं के लिए कार्यक्रम है, वो तमाम कौशलों को सीखने में मदद भी करते हैं ताकि जो हमारे युवा हैं वो नौकरियों के लिए तैयार हो सके और इस देश के निर्माण में प्रभावी ढंग से अपना योगदान दे सके। लेकिन जहां तक ये एनईपी के संबंध है, कई वक्ताओं को मैंने भी सुना है और ये बात थोड़ी सी ठीक भी है कि बहुत सारे मॉडिफिकेशन की इसमें आवश्यकता है। कई स्तर पर, महाविद्यालय टू महाविद्यालय, कॉलेज टू कॉलेज या यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन चाहिए, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कई स्तर पर इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में जो इसका स्वरूप है वो हमारे युवाओं को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जिसमें अपने जो भी उनके नवाचार हैं उनको वो धरातल पर उतार सके, इसीलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। और इसके अलावा दूसरा, जैसे अगर हम इंटरप्रेन्योरशिप, जैसे भी कुछ देर पहले भी शायद अमन सर थे, बातचीत चल रही थी, काफी कुछ उन्होंने बताया कि इंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की अगर हम बात करें तो इन तमाम जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, इनका उद्देश्य हमारे युवाओं को एक उद्यमशीलता की भावना को बढ़ाना है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको काफी सरल बनाया है। अभी जैसे आपने सुना कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से व्यवसाय को शुरू करना, उसे चलाना काफी आसान बना दिया गया। सिंगल विंडो सिस्टम है जिसमें कई सारी जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट को आप जगह सिंगल विंडो सिस्टम पर जाकर आप पूरा कर सकते हैं, जिससे आपका व्यवसाय शुरू करने में या जो भी आपका काम है उसे शुरू करने में काफी आसानी भी होती है। और ये जितने प्रकार के कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया और या स्टार्टअप इंडिया जैसे हैं, ये कार्यक्रम पैसा और सलाह देने के साथ साथ आपके व्यवसाय को बेहद आसान बना देते हैं। और युवाओं को इसके साथ साथ, जो भी आजकल का ये टेक्निकल युग है, उन युवाओं को वैश्विक मंच पे खड़ा कर देते हैं, जहां जहां आपका जो अपना उत्पाद है, जो आपके विचार हैं, जो नवाचार हैं, वो पूरी दुनिया के सामने दिखता है। और इसके अतिरिक्त एक अन्य कार्यक्रम सरकार का है जो डिजिटल इंडिया अभियान। यह डिजिटल इंडिया अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हर कोई ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ सके, हर किसी तक ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच हो, नए विचारों को प्रोत्साहित किया जा सके, युवाओं को डिजिटल दुनिया में नए अवसर खोजने में मदद की जा सके। यह सिर्फ ऑनलाइन होने के बारे में नहीं है, यह इंटरनेट चलाने के बारे में नहीं है, बल्कि डिजिटल फर्स्ट सोचने के बारे में है, जो भारत को 21वीं सदी में इस पूरी दुनिया पर एक तरीके से अग्रणीय भूमिका निभाने में बहुत हद तक कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा सरकार की एक अन्य योजना है वोकल फॉर लोकल।
जैसा कि आप जानते हैं कि यह योजना युवाओं को जो हमारे स्थानीय बाजार और जो हमारे स्वदेशी उत्पाद हैं उनकी विशाल क्षमता का लाभ उठाने के लिए यह योजना चूंकि उन्हें प्रोत्साहित करती है। और यह सिर्फ केवल खरीदारी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे स्थानीय व्यवसायों को, हमारे स्थानीय वस्तुओं को वैश्विक बाजार का एक हिस्सा बनाने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत और गुणवत्ता परक बनाने के बारे में। तो यदि हम संक्षेप में देखें, बहुत चूंकि समय मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा कम है, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। तो संक्षेप में देखें जो इस सेमिनार का टॉपिक है Youth-20 India, ये हमारे युवाओं के लिए जो सरकार की विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज हैं, सरकार के विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम हैं, ये एक युवाओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हम सभी को हमारे देश को बढ़ने में मदद करने के लिए हमारे कौशल, नए प्रकार की सोच, हमारी उद्यमशीलता की भावना, इन सब का लाभ उठाकर भारत को वैश्विक पटल पर अग्रणी भूमिका के साथ साथ स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं। नए विचारों और व्यवसाय को शुरू करने के इन सभी जो हमारे संसाधन है, हमारी जो योजनाएं हैं, इनका उपयोग भारत सरकार की सभी योजनाओं की पहल युवाओं को इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक आगे बढ़कर अपने 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 विचारों को रखने की और इस भारत देश को सशक्त बनाने के लिए इनका डिजाइन किया गया है। इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हुए हम यह भी याद रखें कि हमारे सामूहिक प्रयास, हमारी नई सोच और कभी हार ना मानने की भावना ही भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी, हमारे देश को विश्व मंच पर एक अग्रणी भूमिका में खड़ी करेगी। हम सभी भारत सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं हैं अपने युवाओं को प्रेरित करें, स्वयं भी इन योजनाओं का एवं अवसरों का लाभ उठाएं, कल को बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचें और एक मजबूत, समृद्ध और स्वावलंबी राष्ट्र बनाने में अपना भी योगदान करें। मैं एक बार पुनः इस प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं, खासतौर पर आयोजन सचिव का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आमंत्रित कर सम्मान दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जो कि हमारा Youth-20 टॉपिक है सेमिनार का। आपने मुख्य रूप से शिक्षा और कौशल विकास के बहुत सारी स्कीम्स के बारे में मुझे बताया। आपने डिजिटल इंडिया अभियान पे बताया कि कैसे आज का युवा जुड़ रहा है और कैसे उससे लाभान्वित हो रहा है। साथ ही साथ आपने वोकल फॉर लोकल के लिए सभी को इनवाइट किया, सभी का आह्वान किया। इसके बाद आपने हम सभी को प्रोत्साहित किया था आत्मनिर्भर भारत के लिए हम सभी को एक दूसरे को प्रयास करना चाहिए और अपने समाज और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडिविजुअल रूप से जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए हमें प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका जुड़ने के लिए। Now our next speaker, I would like to invite Dr. Mohammed Shariq, Sir, Assistant Professor, Department of Physical Education, Language University, Lucknow. So for this, I would like to request Professor Varma Ram, please come on stage and give him a short and memento. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Sir, I would like to invite you on the right to speak on youth in sports and yoga. Please, sir.
और सभागार में उपस्थित हमारे शिक्षकगण और विद्यार्थी सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है यूथ इंस्टीट्यूट एट योगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश युवाओं का देश, युवा देश के निर्माण में एक अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि युवा ट्रैक से भटक जाता है। एक प्रॉमिस टाइम रिपोर्ट के अनुसार 23% युवा है वो ड्रग्स में नशे में इन्वॉल्व। इस तरह की जब हम लोग देखते हैं सोसाइटी में तो यहाँ पर टीचर्स का, कोचेस का, गार्जियंस का रोल बढ़ जाता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैंने मूवी देखी थी और मुझे कुछ शॉर्ट याद है कि एक सोसाइटी में कुछ क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग रहते थे। वहाँ एक टीचर भी था, उनको ऑफर करता था। टीचर ने उनको सुधारने के लिए एक तरीका निकाला, उनको अपने पास बुलाया और कहा कि आप एक फुटबॉल लीजिए और 5 मिनट 10 मिनट खेलिए, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। उनको ऑफर लगा, ये बड़ी अच्छी बात है, बिना उसके देखते हुए कुछ सॉल्व कर जाएंगे। उन खेला आप फिर आइएगा, मैं फिर सॉल्व कर दूंगा। एक कुछ दिन चलता रहा। फिर एक को लोग आया डॉक्टर ने कहा कि मैं ये आपको सॉल्व नहीं दूंगा, आप ऐसे खेलिए। ठीक के बाद फिर खेलिए, फिर प्रोफेसर ने मना करके कि मैं फुटबॉल नहीं दूंगा। अब उनको ये इतना शक्ति थी फुटबॉल खेलने की, क्योंकि उनकी जो एनर्जी थी वो पॉजिटिव में खर्च हो रही थी, उनको अच्छा लगने लगा था। प्रोफेसर समझ आता है कि अब ये किस नशे में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मैं उनको ये रियलाइज हुआ कि स्पोर्ट्स बेटर है कंपेयर टू इंटर टाइम्स के। उन्होंने अपने टाइम छोड़ दिया, फिजिकल बॉडी और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गए। इसी तरह यूथ के निर्माण में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। और हम भी जानना चाहते हैं यहाँ के बच्चों से कि क्या यहाँ के बच्चे तुम्हें इन्वॉल्व हैं। बच्चा पिछला अपना कोई आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? आप जब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसके बाद आप क्या महसूस करते हैं? कभी और क्या है? क्यों क्यों अच्छा है? आप बहुत साल पा रहे हैं कि आप कष्ट हुआ है, आपको नशे में जाती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? कभी अच्छा बाकी यहाँ पर टीचर कैसे हैं जो फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, जो वर्कआउट करते हैं। हालांकि उन टीचर्स ने भी, जैसे बच्चे ने कहा कि हम स्ट्रेस करते हैं तो हमारा स्ट्रेस हमारा खत्म हो जाता है, एनर्जी उनको मिलती है, तो ऐसा हम महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी बॉडी से एक्टिव हार्मोन रिलीज होते हैं। वो हार्मोन कौन कौन से हैं? डोपामिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है। जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो आपकी ये मूड को रिफ्रेश कर देते हैं। स्पोर्ट्स में बहुत से फायदे हैं जो युवाओं को उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। स्पोर्ट्स इसलिए भी जरूरी है कि आपने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन हम आज क्या करते हैं, हम क्योर पे आते हैं, प्रिवेंशन पे नहीं आते हैं। अच्छा क्या है जब आपके सामने जब ये है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी की है, आपको बहुत सारी चीजों से केयर देगा। हम दूसरी आदत जो कॉमन है ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है। लेकिन हमने फिजिकल एक्टिविटी को नहीं दिया तो प्रैक्टिस में नहीं लाए, हम उस बीमारी से ग्रसित हो गए। अब हम जा रहे हैं क्योर पे। आप क्योर पे चले जाएंगे तो जिंदगी में मजा नहीं ले पाएंगे। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी को या योग को अपनी जिंदगी को उतारते हैं तभी आप अपनी जिंदगी का और देश का निर्माण भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप बीमार हैं जाहिर सी बात है आपका ज्यादा जहन आपकी बीमारी पे लगा रहेगा, आप कोई भी प्रोग्रेसिव वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज को, योग सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे के लिए नहीं है, योग सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे के लिए नहीं है,
योग आप फिजिकली है और योग एक ऐसा माध्यम है, एक प्रक्रिया है जहाँ आपको कोई भी एक्सरसाइज या कोई कॉस्टली इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, कोई मैदान की कोई स्पेस की जरूरत नहीं है। आप घर पे एक मैट लेके काम कर सकते हैं। योग में लगभग सारी बीमारियों का इलाज है। आप नहीं करते, आप जाते हैं योग पे, मेडिसिन पे। मेडिसिन आप जानते हैं कितनी ज्यादा कॉस्टली होती है और टाइम बाउंड होती है। इतने बजे सुबह रात को खाने के बाद, खाने से पहले आपको लेना है। लेकिन अगर आपने योग को अपनी दिनचर्या में उतार दिया है, फिजिकल एक्टिविटीज को, फिजिकल ट्रेनिंग को उतार दिया है, तो आप इन सब चीजों से बचे रहेंगे। और सबसे अहम जरूरी बात जो है, आज मैं विदेश से बोलूंगा, राष्ट्र में देख रहा हूँ, उनको कोई बीमारी नहीं है, आपको मोटापा कम करना है, तो वो बहुत अच्छी तरह से पूछती भी है उनको क्या करना चाहिए। मैं से पूछता हूँ कि आप अपने घर के काम करते हैं कि नहीं करते हैं, पता नहीं करते हैं, क्या वो मेल देखेंगे? आप मेल को रखकर जिम में जा रहे हैं वर्कआउट करने के लिए, वहाँ आप अपना आ रहे हैं, तो आपका एक स्टेटस भी है, हम जिम करते हैं, हम वर्कआउट करते हैं। लेकिन घर में ना खाना बना रहे हैं, ना झाड़ू दे रहे हैं, ना पोछा दे रहे हैं। उससे अगर पूछता है तो मैं ये कहता हूँ कि आपको कोई चीज जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ घर के काम कीजिए। घर के काम क्या है? आपको झाड़ू देना है, पोछा लगाना है, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है। आप एक्टिविटीज करेंगे, 100% आपको फायदा होगा। क्या करके देख लीजिए। यही सब बातों के साथ मैं अपने वालों को इस बात को ध्यान देता हूँ और कोशिश करूंगा कि आप लोग इस तरह को, स्पोर्ट्स को, योगा को अपने दिनचर्या में, अपनी लाइफ में उतारेंगे और इसके फायदे आप जरूर लेंगे। थैंक यू। किया है योगा के लिए कि माइंड, बॉडी एंड सोल। क्योंकि लास्ट सेशन हमारे डे 1 था, उसमें भी सर ने what are the importance of mind, body and soul and what are the connection create। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बताया योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हम अपने घरेलू कामों के साथ साथ योगा को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी लाइफ। थैंक यू सर। अब मैं एक हमारी रिसर्च स्कॉलर है उनको बुलाना चाहूंगी प्रेजेंट करने के लिए। ओके, शी इज स्टूडेंट यशी शुक्ला, प्लीज कम एंड प्रेजेंट योर पेपर।
वाणी को ध्यान देने से संज्ञान के उपस्थित सभी सामान्य शिक्षा के विषय का ध्यान देते हैं। ये विषय को व्याख्यान से संबंधित है कि बच्चन के मार्ग जैसा कि आप सभी को पता है कि 2011 के अनुसार वर्तमान भारत की 70% जनता ग्रामीण क्षेत्रों की बात ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की भाषा हिंदी है। जैसे देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की भाषा हिंदी मैं आप सभी शिक्षकों और सेमिनार के सभी प्रतिभागियों के छोटा पैकेट 5 मिनट में बहुत कुछ बताने की कोशिश की। स्टूडेंट है बट यह नहीं सकता कि इतनी कम उम्र में इतनी समझ में इतनी ज्यादा। देन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर VR Department, who is the president of both the technical session. The first one is New Education Policy and Next Generation Work Opportunity for Youth and Youth Well-being and Sports, and the second is the government policies and initiatives under self-reliant India and self-employment and skill development. Now, please come for your presidential speech. Thank you. Yes. Former Deputy Director, RCDS, Professor Bharati, Visiting Professor was and I get speakers, Professor Dr. Muhammad Shadi, dynamic principal and the leader of the Center, Professor John, co-convener, Dr. Youth-20India, multiple energetic organizing secretaries, Dr. all SC members of the organizing committee and other committees of the college working to make this seminar successful. Distinguished delegates, scholarly participants, and wish you all a very good and good afternoon. So, first of all, I would like to thank the Principal of the College for inviting me and providing me an opportunity to take, enjoy the conference of
wisdom, digital India, youth, new education policy, employment and social capacity. It was a wonderful creation. It was a total variety to give you a lot of pleasure listening to all the speakers already attended. So I must congratulate the organizers for selecting such a relevant topic which made me reflect and template that this is really the need of today's youth. This is the need of today's youth. And this is the concern of all the academicians and educationists to think about the problems, the issues, challenges of the youth. In the backdrop of their frustration, depression, anxiety, cynicism, in the absence of a definite future, in the absence of the job and career opportunities which they are subjected to. And this should be the genuine concern of all the academicians how to address these issues, which Mr. has successfully tried to do. But issues are many, but still every cloud has a silver lining. So there is always a way for the and speakers they talk a lot about how to move forward, about the different plans and schemes, the government vision and mission, digital India, digital technology, the innovative plan and speed, the schemes, motivational activities which are being launched in the name, in the purpose of youth education policy. And which definitely are going to usher in a lot of job opportunities, career opportunities, new work opportunities for the students in the future. And once again, the youth industry, the tie-up of youth industry and entrepreneurship, digital technologies, is going to be a boon for the students if we are able to connect with them with all these. Then only. So I must congratulate for the speakers. They have highlighted the various paradigms, the various aspects of the topic, explored, analyzed, explained, and students are listening at this time. But if they are, as the principal was studying here, they are connected online, and if they are connected online, the seminar is going to be very useful for the students of the. So, the anchor, Dr. Anita Verma, she very precisely, very wisely summed up all the speeches, all the speakers. I don't think I have been left with much option to sum up their speeches. Even in short, I would like to sum up. सबसे पहले प्रोफेसर के सी आपने तो इस टॉपिक के सभी आयामों को आई थिंक almost visualize on the importance of different programs being run under T20 World Bank for how the India is becoming an emerging economy and we are in a dominating position at the global level. Sustainable development goals, transformation to digital development, and development indicators in which we suggested how people are lagging behind. Then we spoke about Grameen, Garib, Annadata, Yuva, Nari Shakti, students, government teachers, आपने research, digital revolution, circular economy के बारे में बताया, decreasing pollution level जो अचेव करने के लिए क्या efforts हैं वो भी आपने बहुत अच्छे से बताया. उसके बाद में आपने बताया कि युवा आज का एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है to bring about changes in society and governance. And startups के बारे में, communicators के बारे में, leaders of community से connect होंगे, फिर अपनी आइडेंटिटी को कम्युनिटी की आइडेंटिटी से मर्ज करके काम करेंगे.
तो वो बेटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के बारे में बताया आपने, साइड सर्विस के बारे में बताया, जैसे अभी भी इस इस प्रैक्टिस से हम इस प्रैक्टिस को सोसाइटी में कैसे रोक करके नेशनल डेवलपमेंट में अपना योगदान हायर एजुकेशन में आपने बताया जेंडर के कम हुआ है। आपने फीमेल वर्कफोर्स के बारे में बताया, काफी डिक्लाइन कम है, फीमेल वर्कफोर्स काफी कम है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बताया आपने, पब्लिक सेक्टर में रोजगार के अवसरों के बारे में बताया आपने, टेक्नोलॉजी का प्रयोग एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे किया जाए ये भी बताया आपने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, प्लस युवाओं को के पोटेंशियल को कैसे ऑप्टिमम एक्सप्लोर करें आपने ये भी बताया, डिफरेंट पैरामीटर्स पर गवर्नमेंट को आपने बहुत डिफरेंट किया, done a great job and it is really excellent for the meaning and fruitful development. प्रोफेसर ए के शुक्ला ऑनलाइन कोर्सेज कनेक्ट हुए थे, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बताया कि कैसे हमको कैपिटलिज्म के बारे में बताया, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स बताए, लिबरल थ्योरीज के बारे में बताया, ब्रॉडर कैटेगरीज लाइक क्रिटिकल एनालिसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी और जियोपॉलिटिकल एजेंडा के बारे में बताया, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी के बारे में बताया। दिस इज must be there to the proliferation of the culture which is liberal as well as capitalist. तो आपने भी बहुत अच्छे अपने अपने कुछ पारंपरिक कारणों के कारण आपने टॉपिक के डिफरेंट पोटेंशियल पहलुओं को छुआ। उसके बाद प्रोफेसर आपने शुक्ला तो हेड डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी उन्होंने एक पैरामीटर को दिया इस युवाओं में क्या कारण है, क्या निवारण और कैसे हम इस समस्या को अपने अपने युवा शक्ति को उसके विकास में और उसके करियर अपॉर्चुनिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं। शिक्षण डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बारे में सब लोग मिलकर आज और नई दिशा रोजगार और जॉब क्रिएशन पावर आप ये भी बताया कि 90% मार्क्स की जो हम लोग बच्चों की बहुत केयर करते हैं, दैट इज ट्रू, पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना है, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं के बारे में कुछ आपकी पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी है, आपके करिकुलम में इस तरह से एफर्ट्स करें इंटीग्रल और होलिस्टिक डेवलपमेंट और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट। डॉक्टर कलीम मिश्रा आपने एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, आपने यूनिवर्सिटी रिसर्च के बारे में बताया जिसमें आपने सक्सेसफुल एकेडमिक अचीवमेंट्स का वो 30% है, लेकिन हम 87% को कैसे इग्नोर करते हैं इसके बारे में बताया। आपने लिटरेरी स्किल, सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल के बारे में बताया और आपने बताया कि कैसे हमें करिकुलम को रिवैम्प करने की आवश्यकता है और सॉफ्ट स्किल्स को करिकुलम में इनकॉर्पोरेट करने की ट्रेनिंग प्रोग्राम और एनपी के बारे में आपने बताया एंड उसके बाद दो हफ्ता हमसे सेकंड सेशन में ऑनलाइन जुड़े प्रकार से आप एचओडी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली में आपने एडोलेसेंट बिहेवियर के बारे में बताया, जिसके पीछे पैट्रियार्कल सेटअप, लैक ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, रोल मॉडल कॉन्शियसनेस, मॉरल डिग्रेडेशन आदि बच्चों में फैंटेसी इन लाइफ के बारे में, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग इन एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारी चीजें जो डायमेंशन है वीकनेसेस है सिस्टम की उसकी ओर काफी ध्यान आकर्षित किया। कैसे हम आज के युवाओं को डिप्रेशन से बाहर निकाल के उनको एक सकारात्मक एनर्जी के साथ एक सही दिशा में कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया, इवैल्यूएशन प्रोसेस, असेसमेंट प्रोसेस के बारे में बताया, कैसे एक मीनिंगफुल और हम कैसे साइंटिफिक जनरेट टेम्पर को जनरेट करने करना है इसके बारे में आपने बहुत कुछ बताया। आपने सिस्टम के बारे में बताया,
वे फॉरवर्ड के बारे में बताया। कुल मिला के आपका वक्तव्य भी बहुत ही सार्थक। इसके बाद डॉक्टर संतोष गौर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आपने योगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी और स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए कैसे आजकल वर्कर्स की प्लान्स चल रही है, सही चल रही है, स्टार्टअप इनके बारे में बहुत सारी जानकारी होगी सुनेंगे तो उसका प्रगति कैसे बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए, इस सब के बारे में शॉर्ट में बहुत कम समझते हैं और डॉक्टर मोहम्मद शाही आप कोई भी है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आपने बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक कैसे हम योगा योगा और रेगुलर एक्सरसाइज रेगुलर ट्रेनिंग के माध्यम से अपने डिजीज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और यदि हम रेगुलर दवा के स्तर पर फिजिकल एक्सरसाइज ट्रेनिंग को करके इम्पोर्टेंट बढ़ाएं तो हम वाकई में बहुत सारी बीमारियों और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाते हैं और योगा को कैसे पार्टी में शामिल। इसके अलावा तीन बच्चों ने तीन लोगों ने बहुत किए। एक था बंगाल जी का और ट्रांसजेंडरेशन बहुत ही वाइडली स्टडी पेपर था technically, but she has taken up the problem very practically and very beautifully, and it needs an address from the entire दूसरा पेपर विवेक प्रकाश जी का था उन्होंने इफेक्ट ऑफ भाषा है प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करने के लिए एक बच्ची है क्या है I congratulate all the speakers, compliment all the presenters for speaking so wisely, meaningfully, thoughtfully on the topic of the seminar, and with your scholarly discourse, the seminar becomes successful and organizers have succeeded in fulfilling their objective of activities. So I must congratulate the principal, organizing all the stakeholders, technicians, the staff, the students who have contributed in making this seminar fruitful and successful. और इस साथ ही मुझे आपने यहाँ बुलाकर कुछ आज मेंटल मूड देने के लिए लोग ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू सो मच मैम। अब आपका लंच है, उसके बाद हम वैलिडिटी सेशन के लिए 3 बजे यहाँ वापस उपस्थित होंगे। सेशन के डेवलपमेंट के लिए सभी पंचायती समस्त वक्ताओं का हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर सिंह सर का, प्रोफेसर बी आर अग्रवाल president of the session, and प्रोफेसर वैशाली सर जिन्होंने इस सेशन में ऑफलाइन रहकर हम लोग के साथ जुड़े और स्पेशल स्पीकर के रूप में, इसी तरह ऑनलाइन और मोड पे हमारे साथ प्रोफेसर अतुल प्रकाश सर, प्रोफेसर संतोष
सेशन में प्रोफेसर अखिलेश सर जुड़े थे, जिनका मैं फिर से यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ। महिला विद्यालय इस प्रांगण में आज माफी चाहूंगी कि सुबह एक पांडे सर भी हमारे बीच जुड़े हुए थे, उनको भी मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में होते उनकी वाइफ की तबीयत ठीक है, वो वैसे ऑफलाइन आना था लेकिन नहीं आ पाया, कुछ जरूरी काम होते हैं और अचानक इमरजेंसी होती है, तो हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने हमें ऑनलाइन अपना समय दिया। तो यहाँ उपस्थित मैं सभी विद्वत जनों का, जिन्होंने यहाँ पे स्पीकर जो ऑनलाइन मोड से जुड़े थे और ऑफलाइन मोड से जो स्पीकर जुड़े, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रोफेसर नरनी जो कि हमारे साथ जुड़ी थी लखनऊ विश्वविद्यालय से, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इसके अतिरिक्त जो रिसर्च स्कॉलर इस सेशन में जिन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया है, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि वे जागरूक हैं और उन्होंने इस सेशन में आकर अपने विचारों को व्यक्त किया है, जो कि बहुत जरूरी होता है। और उन्होंने अपने विचारों को यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा, समझा, स्टडी किया और उसको यहाँ पर रखने की कोशिश। Thank you so much all the research scholars, and I'll thank all the teaching staff and non-teaching staff, students of the college, because उन्होंने जो इतना समय दिया है और इस सेशन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं थैंक बोलना चाहूंगी विभिन्न महाविद्यालय से हमारे बीच में मैम बैठी हुई है, जबकि आप ऑडियंस से आए हैं और विभागाध्यक्ष से रूप से हुआ है, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप इस रूप से हमारे बीच में। थैंक यू सो मच मैम। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जिनके इतनी मेहनत के वजह से हमारे इस तरीके के प्रचार होते हैं, जो शिक्षा जगत से बहुत जुड़े हुए हैं, वो आज जरूर से उनके बीच में जन समस्याओं के जन साधारण के बीच में जरूर पहुंचेंगे, उनके पेपर के माध्यम से, उनके अखबार के माध्यम से इस न्यूज का जो जन जन तक प्रसारण होगा, उनके लिए धन्यवाद प्रदर्शित करना चाहूंगी। धन्यवाद की श्रृंखला में हमारी प्राचार्य मैम का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि उनके इस अथक प्रयास से इस सेमिनार के लिए और आज का इस सेशन, कल का सेशन तो हुआ ही और आज का जो सेशन हुआ मैम के मार्गदर्शन में हुआ, उनके दिशा निर्देशन में हुआ, आपके कुशल नेतृत्व में दिन प्रतिदिन महाविद्यालय उन्नति कर रहा है। मैम आपका भी बहुत बहुत आभार क्योंकि आपने इस सेशन में जो हम लोग के साथ मनोबल बनाया रखा, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार की श्रृंखला में हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी उसका भी धन्यवाद करूंगी क्योंकि उनके जो सहयोग है, उनका जो मार्गदर्शन है, उसके बिना हम इतने बड़े इवेंट को एक पूरा चित्र नहीं दे सकते। जो प्रारूप जो प्रैक्टिकली हम यहाँ देख रहे हैं उसके पीछे उनका मार्गदर्शन, उनका हृदय रहता है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे सचिव और इंजीनियर जी का और हमारी जो संरक्षिका है उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मेंबर जो जनता स्वरूप उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। इस तरीके से मैं आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, अंत में मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। यदि मेरे धन्यवाद की करीब हो चुका है, उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद प्रदर्शित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हम 3 बजे मिलेंगे वापस।